अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा और आपका साथ होगा सब 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और जैसे ये साथ का आगाज़ होता है तो आप अपनी जब सुबह का आगाज़ किया करें तो मैं ज़रूर कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ अच्छा सोचिए और कोई ना कोई पैशन और मिशन ज़रूर रखिए अपनी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि जब हम पैशनेट होते हैं, मिशनरी होते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर, तो हम कुछ ना कुछ करते रहने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं और उसको स्किल को अपने उभारने की सलाहियत रखते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हो उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें और नए ज़माने के साथ, नई दुनिया के साथ अपने आप को चलाने की कोशिश करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगियों के अंदर मोबाइल फ़ोन्स आने के बाद टीवी आया, उसके बाद तब्दीली आई, मोबाइल फ़ोन्स आया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आए, उसके बाद आने के बाद अब हम देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड का आगाज़ हो गया है। तो आगे आने वाला जो दौर है सब कुछ डिजिटलाइज होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आईटी का दौर है। तो आज कुछ ऐसे ही मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे आज के शो में जिनसे हम जानेंगे कि हम कैसे इस डिजिटल वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकते हैं, क्या क्या आने वाले वक्त की ज़रूरत है, कैसे लोगों को कंटेंट क्रिएशन पे काम करना होगा और आईटी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पे नज़र आ रही होती हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। तो आज वो तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हसन बेग साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे तो आप इन्हें देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ आप आईटी कोर्सेज बहुत सारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको करवा रहे हैं। तकरीबन 25,000 से ज़ायद लोग हैं जिनको आपने आईटी की फील्ड से वाबस्ता किया है, ट्रेन किया है, सिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है। तो वेलकम टू द शो हसन, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। साथ साथ हमारे साथ उसामा कलर भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो उसामा। आप प्राइवेट एआई रिसर्च सेंटर जो है वो रन कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे मैंने कहा दौर है, वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लोग सर्टिफाइड हैं या जो लोग जानते हैं उसमें काम करना उनकी हाई एंड डिमांड है, उन्हें लोग जो है वो हाथों हाथ ले रहे हैं। तो पाकिस्तानी इसमें कहीं पीछे ना रह जाएं, तो इसमें काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी भी आपने कुछ सोच रहे हैं ना कि मुझे नई फील्ड में कहाँ ज्वाइन करना, तो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट चॉइस। उसामा, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं ना, तो मेरी भी नौकरी अब बस कुछ अर्से में जाने वाली है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंकर्स भी अब तो आ गए हैं जो कि ख़बरें पढ़ रहे हैं, ख़बरें सुना रहे हैं। और आइंदा शायद आप मुझे थोड़े अरसे में जब बूढ़ी हो जाऊँ तो आप मुझे ना देखें और यहाँ पर कोई एक इंटेलिजेंट दूसरा एंकर बैठा हो, तो मेरे जैसा घामड़ एंकर हो ही ना। तो ये होगा, ये होगा जो बूढ़ा भी नहीं होगा। हाँ, बूढ़ा भी नहीं होगा, उसको मेकअप भी नहीं लगाना पड़ेगा, कपड़े भी नहीं चाहिए, वही वन क्लिक पे कपड़े भी चेंज एंड ऑल। और हो सकता है कि आपका अपना ही डिजिटल पर्सोना हो जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो प्रेजेंट करें कि चले वो चलता रहे, आपके भी काम आए, आपके जाने के बाद आपके बच्चों के भी काम आए। और वो आपका डिजिटल पर्सोना एआई ने उसको क्रिएट किया और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चलता रहे। नंबर दे दें मुझे जल्दी से ताकि मैं जो है ना अपना डिजिटल पर्सोना क्रिएट करा लूँ। नहीं, मैं इसलिए कहती हूँ कि देखिए वक्त और ज़माने के साथ चलना है हमें, बिल्कुल ऐसा। तो उसको कोप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हसन को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हसन, आईटी रिलेटेड बहुत कुछ हो रहा है। अभी हमारे जो गवर्नर सिंध हैं कामरान टेसोरी साहब, वो भी कोर्सेज करा रहे हैं और सुना है कि जनाब बाहर से, नाइजीरिया से और डिफरेंट ममालिक से भी लोग आएंगे और ट्रेन करेंगे। आपने भी लोगों को ट्रेन किया है, कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं और कितना स्कोप है अभी इस वक्त आईटी में? देखिए, इस वक्त अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो इस वक्त जो है हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहाँ पे हर बच्चा जो है आईटी में जो है काम कर रहा है और पैसे भी कमा रहा है और अपने मुल्क को ऊपर भी लेके जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ जब सारी चीज़ें लोग उससे पैसे कमा लेते हैं, वो कहते हैं ना बिरयानी की जब खुरचन बच जाती है तो हम लोगों को याद आता है कि कोई चीज़ करनी है। तो जिस वक्त अब हम जो काम कर रहे हैं, अब ये पूरी दुनिया में काम बहुत पहले हो चुके हैं, अमेज़ॉन पे अगर आप बात करें या और प्लेटफॉर्म्स पे बात करें, लेकिन ये है कि देर है दुरुस्त है। पाकिस्तान में काम शुरू हुआ कोविड के बाद, बहुत सारे लोगों को पता लगा कि ऑनलाइन कोई चीज़ होती है, ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं और घर बैठ के भी पैसे कमाया जा सकते हैं। आप हमारी ख़वातीन भी कमा सकती हैं, बच्चे भी कमा सकते हैं। ऑफिस के बाद जो फ्री टाइम होता है उसमें भी बैठ के कुछ कर सकते हैं, 4 घंटे 6 घंटे बैठ जाएँ। तो हम वो कोर्सेज जो है, फिर जब बात हुई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्या जाहिर सी बात है एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता, जिस तरह की महंगाई इन्फ्लेशन आपके सामने है, वो 60 70 50 हज़ार रुपये का कोर्स नहीं कर सकता। तो हमने ये देखा कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है और जो पाकिस्तान की यूथ है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, जाहिर सी बात है उसके बाद नौकरी है नहीं, हम 50 60 हज़ार रुपये कैसे देगा वो। आज पढ़े लिखे लड़के के बाद 30 हज़ार की नौकरी नहीं है।
तो हमने वो कोर्सेज जो है जो लोग लाखों रुपए में बेच रहे थे, हमने वो 1000 रुपए में करवाना शुरू किया। अच्छा, 1000 रुपए का लेने का मकसद ये नहीं था कि हमें बहुत करोड़पति बनना है, अमीर बनना है, ये सारी चीज़ें। हमें ये था कि जो बंदा पढ़ रहा है उसको ऐसा नहीं लगे मैं खराज ज़कात फितरे में पढ़ रहा हूँ, उसको लगे कि भाई हम खुददारी है हमारे अंदर और हम अपना पैसा दे के पढ़ रहे हैं। तो ये सिलसिला था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में जो है अगर किसी के पास पैसा नहीं होता उसको स्पॉन्सरशिप दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, शॉर्ट लोन्स दिए जाते हैं। ज़कात खैरात फितरे पे कोई नहीं पढ़ता। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई ज़कात खैरात फितरे पे पढ़ेगा उसमें कभी भी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो हम लोगों ने शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है कराची वालों ने लब्बैक है, क्योंकि उनके पास कराची के लड़के के पास टैलेंट भी है और सब कुछ है, लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसको कोई ओन नहीं कर रहा है। मैं यही बोलता हूँ कराची के लोगों को भागना बड़ा अच्छा आता है, लेकिन उनको कोई बता नहीं रहा कि कहाँ भागना है, वो इधर उधर भागे जा रहे हैं। अगर उनको कोई रास्ता बता दे, कोई वे बता दे, कोई पाथ बता दे, तो वो मेडल ला सकते हैं, वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हमने उन लड़कों को जो है वो जगह दी और स्टेट ऑफ आर्ट जगह बना के दी हमने, और वहाँ पे जो है वो कोर्सेज जो लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं वो हमने फिजिकली करवाना शुरू किया। कराची में कोई सेंटर हमने गुलिस्तान जौहर के अंदर, जो अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा एक मॉल के अंदर आग लगी थी, आरजे मॉल के अंदर, उधर जो है हमारा 4थी मंजिल पे ऑफिस था। वो अभी जो है इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो रही हैं, 1-1.5 महीने के अंदर वो चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। तो उस मॉल के अंदर हम जो है ना 4थी मंजिल पे वाक़ हैं और वहाँ पे कोर्सेज करवाए जा रहे थे। अभी जब ये मॉल का हादसा हुआ तो हम लोगों ने इस पे ये किया, हमने पढ़ाई नहीं रोकी बच्चों की, हमने ऑल्टरनेट जगह तलाश की और उधर जो है सेकेंड डे से पढ़ाई शुरू कर दी। जब हमारे पास जगह नहीं थी, हमने बच्चों की क्लासेस, पहली बार पाकिस्तान में होगा आईटी के बच्चे रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हमने बच्चों को रोड पे बैठ के भी पढ़ाया। और सबसे कमाल बात ये, जब हमने नारा लगाया तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आया नहीं, 200-200 300 बच्चा एक एक क्लास के अंदर मौजूद थे, क्योंकि कराची का लड़का पढ़ना चाहता है, कराची का लड़का काम करना चाहता है, इसको कोई ओन नहीं कर रहा। जब हमने ओन करना शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है आज हम जो है 25,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा चुके हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कितने बच्चे पढ़ा लिए, कौन नहीं पढ़ा लिए। मैं उनको कोई काउंट नहीं बता सकता। मैं नहीं बोलता कि हमारी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इतने हज़ार बच्चे पढ़ाए, उतने हज़ार बच्चे, क्योंकि मेरे वालिदैन ने मुझे जो तरबियत की है उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि है ना कि नेकियां गिनी जाती हैं, नेकियां बताई जाती हैं। हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं और हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। मैं किसी रिगार्ड या रिवॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा, मुझे सुकून मिलता है ये सारा काम करने में। बहुत कम लोग हैं जो है ना जो एजुकेशन को इस तरीके से लेके जो है ना वो आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि अमूमन हमने देखा एक वक्त था, एक दौर था जी, कहा आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते हैं कि जो है ना मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया और इतनी लगन से बढ़ाया कि हर फील्ड में उन्होंने हमें, स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाने में भी। तो वो फिर एक एरा ऐसा हमने देखा कि बिल्कुल उस्ताद भी जो है ना वो कमर्शियल हो गया, बस पढ़ाया, कोर्स लिखा, ख़त्म, उसके बाद ही। तो बहुत कम टीचर्स ऐसे हैं जो अभी एजुकेशन। हमने अपने वालिदैन से एक बात सुनी थी कि इल्म जो है बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। इस वक्त जो है तालीम बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और हर कोई जो है ना कोर्सेज, देखिए पूरी दुनिया में जो है बच्चे आईटी पे काम कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ सिर्फ अभी तक लोग कोर्सेज ही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, काम करते हुए नजर नहीं आ रहा कोर्सेज का क्या क्या काम करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसामा, वो लोगों के लिए अभी तक समझना बहुत मुश्किल काम है। मैं भी बहुत थोड़ा ही जानती हूँ उसके बारे में, जाहिर है, क्योंकि अभी हम उन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। है क्या स्कोप क्या है दुनिया में, और आप लोग क्या सिखा रहे हैं लोगों को, या क्या रिसर्च सेंटर क्या काम कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ, इंसान जब से शऊर में है उसने एक ही काम किया, अपने काम को आसान बनाना। कुएं से पानी खींचते हुए उसको तकलीफ हुई तो उसने पुली सिस्टम ईजाद कर लिया। उसने परिंदे देखे कि उड़ सकते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर, उसने जहाज़ बना लिया। उस तरक्की की राह पर हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इंसान ने बोला कि उसकी सबसे ज़बरदस्त क्रिएशन जो उसको नज़र आती थी वो खुद था बाज़ार। तो उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका लुग़वी जो मायने हैं वो है मसनूई ज़हानत, और ज़हीन इस दुनिया में इंसान के सामने सिर्फ एक चीज़ है, वो खुद है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान ने अपना जो जहन, जिसको अभी तक पूरी साइंस समझ नहीं पाई, लेकिन जितना समझ पाया उसके हिसाब से उसने उसको रेप्लिकेट कर लिया। अब AI जो है वो मशीन जो है पहले 0 और 1 पे समझती थी, ऑन ऑफ बाइनरी नंबर, ये सबको पता है, कंप्यूटर की क्लासेस में हमने पढ़ा होगा। फिर उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी जिसके अंदर हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते थे, मशीन को, कि हमें ये आउटपुट चाहिए। अब AI के ज़रिए मशीन उस नहज पे पहुंच चुकी है कि मैं मशीन को कहूँगा कि भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए, उसके यहाँ पर हेडर लगा दो, बीच में यहाँ पे पिक्चर लगा दो, अब वो समझने के काबिल हो गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अभी आपने बात की कि शुरू में हमने यही बात की थी कि AI जो है वो जॉब्स जो लेके जा रहा है, जहाँ पर जॉब्स जाती हैं, मिसाल के तौर पर सिटी कोर्ट के बाहर पहले टाइपराइटर वाले बैठे होते थे और उनके पास लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। जब टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर दिए, जिन लोगों ने अपने आप को वहाँ पे शिफ्ट किया वो आज वहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रिंटिंग की दुकानें उन्होंने खोली हुई हैं और वहाँ प्रिंटिंग का काम चल रहा है।
टाइपराइटर वाले अब वहाँ पे ऑब्सलीट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। इसी तरह एआई जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन इस वक्त चल रहा है, जहाँ पर एआई बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म करने के कगार पर लगा हुआ है, वहीं पे वो बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रहा है। मसला ये है कि अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के मुताबिक, तो हम एक ऐसा नेशन बन जाएंगे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी हम पीछे छूट गए थे ना, इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 भी कहा जा रहा है, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो अब ये क्या है, ट्रेनिंग्स आप लोग दे रहे हैं, कोई कोर्सेज हैं, किस तरह सीखे, किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया भर में जॉब्स की डिमांड है, दुनिया भर में लोग बुला रहे हैं, हमारे यहाँ लोगों को आ ही नहीं रहा है। अब ये कहाँ, और मुझे तो अभी तक कोई ऐसा कोई नज़र भी नहीं आया कि जी कहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो रहे हैं, कौन करा रहा है। और फिर दूसरी बात है, अगर कोई चीदा लोग नज़र भी आ जाए तो इतना महंगा है कि लोग, एक मिडिल क्लास तबका तो गायब ही जाता है, यार ये कैसे होगा मेरे से। बिल्कुल महंगा ये है, इसलिए है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ करवा रहे हैं, और मैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से जब भी बात करता हूँ तो उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैकल्टी मौजूद नहीं है, विजिटिंग फैकल्टीज़ पे उनको गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि कोई पढ़कर पढ़ाने के काबिल इस वक्त पाकिस्तान में इतने हुए नहीं है। यही सारे जो प्रॉब्लम्स थे ये सामने थे, और फिर मैंने बताया, आपने जिस तरह इंटरव्यू भी दिया कि पाकिस्तान का पहला एआई रिसर्च सेंटर हमने बनाया इसी मकसद से था कि हम वहाँ पर एआई, डेटा साइंस और ब्लॉकचेन, ये 3 वो लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर इनकलाब बर्पा कर रही हैं। उसकी ट्रेनिंग बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के ऊपर 6 महीने शॉर्ट ट्रेनिंग हमने शुरू की कि यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाने के बाद रिसर्च सेंटर है, उन्हीं को यूटिलाइज़ करें, उनके साथ काम करें कि किस तरह आपको इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में पार्ट भी बनना है, सिर्फ पढ़ा के नहीं छोड़ना, पार्ट भी बनना है। पार्ट बनने के बाद जो है आपने किस तरह नई चीज़ें डिस्कवर करनी है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। ये नहीं कि जो पहले से काम हुआ है उसको रेप्लिकेट करके आपने सिर्फ पैसा कमाना। हमारी कौम को हमने सिर्फ एक ही दौर पे लगाया हुआ है, पैसा कमाओ। पैसा जो है वो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है। हमने लोगों को सक्सेसफुल बनना ही नहीं सिखाया कि यार कुछ इनोवेशन लाओ, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ और जाके इस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन में पार्ट बनो। पैसा तो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट है, आप सक्सेसफुल हो गए, पैसा खुद आपके पास आता जाएगा। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे ऐसे होने चाहिए पाकिस्तान, अक्रॉस द पाकिस्तान होने चाहिए। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से सीखी? मैं 2007 से टेक्नोलॉजिकल फील्ड के अंदर हूँ। वेबसाइट बनाने से काम शुरू किया, 2015 के अंदर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आया। अच्छा, ये जितनी भी CS की, कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इसके अंदर एक खासा है कि आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं, कोई आपसे डिग्री नहीं मांगता। कहीं भी चले जाएं, वो बोलते हैं कि भाई गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मैं कोई अपनी प्रोग्रामिंग और डेवलपिंग का काम करूँगा, वहाँ पर मैं अपना प्रोफाइल शो करूँगा कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। उस बेस पे हायरिंग होती है, उस बेस पे जो बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, इस तरह की कंपनीज हैं, उस बेस पे हायरिंग करती है। वो नहीं देखती कि डिग्री आपके पास कौन सी है, वो देखती है कि आपने बनाया कैसा। अच्छा, जिस तरह गिटहब बताया, इससे पहले एक बच्चा बैठा हुआ तो वो डिस्कॉर्ड का जिक्र कर रहा था। हाँ, मैं यही, अच्छा ये जो आपने गिटहब का नाम क्या, गिटहब। अच्छा, अब देखें प्लेटफॉर्म्स का बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, अभी भी लोग जा रहे हैं ना तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके ये पन्ना ही लेकर जा रहे हैं, सीवी लेके घूम रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता ही नहीं है। अब वो डिस्कॉर्ड का जो जिक्र किया, उसने खुद कहा कि बीट बॉक्सिंग उसने डिस्कॉर्ड से सीखी है। डिस्कॉर्ड जो है वो आप ये समझ लें कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसके अंदर आप AI से लेकर हर टेक्नोलॉजी की कम्युनिटीज़ के अंदर अपने आप को शामिल कर लेते हैं। वहाँ पर डिस्कशन होता है, वहाँ पर एक है ना, इंसान जब कुछ सीखता है ना, उसके अंदर एक अगर वो मॉज़लो पिरामिड हम पढ़ें तो उसके अंदर एक लेवल पे जाके होता है कि मैं कम्युनिटी को गिव बैक करना शुरू करूं, मैं कम्युनिटी को वापस देना शुरू करूं। तो ऐसे सक्सेसफुल लोग आपको मिल जाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर चाहे ये माहौल हो ना हो, इंटरनेशनली तौर पर लोगों के अंदर ये माहौल है कि हम लोगों को और लोगों को सिखाएं और अपनी लेगेसी बनाएं। सही है, इल्म नाफे बांटे। तो आपने कहा कहाँ से सीखा? मैंने इन गोरों के साथ सीखा है, इन कम्युनिटीज़ के अंदर रह के सीखा है। वो कर रहे होते थे, मैं एक्सपेरिमेंट करता, मैं उनसे सवाल पूछता, मुझे वहाँ पे जवाब मिलता। पाकिस्तान के अंदर वो कम्युनिटी जो रिसर्च सेंटर बनाया ना, इसका मकसद यही था कि एक दिमाग कभी भी बैठकर कोई बड़ी सक्सेस नहीं कर सकता, आपको हज़ारों लाखों दिमाग चाहिए। जैसे लंदन रॉयल सोसाइटीज़ है, वहाँ पर MRI मशीन या एक्सरे मशीन जो है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और मेडिकल के प्रोफेसर की डिस्कशन से वजूद में आई है। सही। तो इस तरीके से की डिस्कशंस जो हैं वो इनोवेशन को लाती हैं। इस तरह की कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपको इनोवेशन को लाती हैं, वो तरक्की की राह पर गामजन करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हसन, आप भी यकीनन उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल वाइस वर्सा से मिल रहे हैं चीज़ें। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो पढ़ा रहे हैं अभी IT रिलेटेड, और किन चीज़ें, जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, दुनिया नाम तो बहुत ले रही है, पता भी है, इन डिमांड है।
अच्छा, आईटी में भी ना कुछ बेसिक चीज़ें तो लोगों को पता है, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से अभी रिसेंटली डाटा आया कि 8 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क से बाहर चले गए जी, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। भाई लोग सीख रहे हैं, लोग जा रहे हैं बाहर, किन कोर्सेज की डिमांड है और सीख के हम काम कर सकते हैं। देखें अभी जो हम लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं अमेज़ॉन कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं। जो उसामा भाई जो अपने इंस्टीट्यूट में वो कोर्सेज करवा रहे हैं वो हमारे पास जो है आकर जो है उसामा भाई अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रहे हैं, ब्लॉकचेन करवा रहे हैं, इस तरह के तमाम कोर्सेज जो है हम 1000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं। 2 महीने की इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसमें 16 क्लासेस करते हैं, एक क्लास 2 घंटे की होती है। और जो है अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जो है हमारे पास जो पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं दिखाते इंटरनेट पे कि हमारे पास से जो बच्चा निकला वो लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है। देखें हमारा फ़र्ज़ ये बनता है उस बच्चे को काबिल बनाना, स्किलफुल बनाना, और वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो इंटरनेट पे कोर्स बेचने वाले जो है वो आके बताते हैं, फेक वीडियोस बनाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास से जो बच्चा निकला वो ये कमा रहा है, फलाना कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है। देखें कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं उसके लिए एवरीथिंग टेक्स टाइम, हर चीज़ के लिए वक्त लगता है। और जो बंदा वो कोर्सेज करते हैं, जो अमेज़ॉन भी अगर कोई बंदा कर रहा है तो मैं नहीं मान सकता वो 2 महीने का कोर्स करने के बाद जैसे 2 महीने 1 दिन होंगे वो करोड़पति हो जाएगा। उसको टाइम लगेगा, उसकी प्रोफाइल बनती है, उसकी प्रोफाइल लोग विजिट करते हैं, उसकी रैंकिंग होती है, ये सारी चीज़ें कोर्स बेचने वाले कभी भी नहीं बताएंगे, उनको सिर्फ अपना कोर्स बेचना होता है। मुझे ऐसा लगता है फिर और ज्यादा ना एंजाइटी बढ़ जाती है बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, लो मैंने तो ऐसा देख कर आया था, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं नहीं कर पा रहा, दुनिया कर रही है। बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं भाई, घर वालों, अब देखे ना, एक शख्स बच्चा जो है अपने वालिदैन से बोलता है कि मुझे इतने 1000 रुपये दे दो, मैं कोर्स करूंगा और उसके बाद मैं इतने पैसे कमाऊंगा, और वो जब नहीं कमा पाता तो वो अपने वालिदैन से आंख नहीं मिला पाता, जिसकी वजह से वो घर में बैठना बंद कर देता है, वो होटलों पे बैठना शुरू कर देता है। और अब मसला ये भी है ना कि देखें हर बंदा, अभी माँ बाप थे ना, पहले दौर था वो किसी भी हाल में जो है ना लेकर, लेकिन अभी चैलेंजेस इतने बढ़ गए इकोनॉमिक के, माँ बाप भी कहते हैं बेटा अब तुमने पढ़ लिया, अब जाओ कमाओ और जो है वो कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि हालात ऐसे हैं, वाक़यात ऐसे हैं, हर घर में जो है ना वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो लोगों को प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहरहाल खैर, हम यहाँ पे इस नुक्ते पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोग घर बैठे अभी हमें देख रहे हैं वो किस तरह से मदद हासिल कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे, और कैसे जान सकते हैं कि आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए आईटी उनको कैसे हेल्प करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन से कोर्सेज और क्या पढ़ सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है जनाब के जो आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डिजिटल मीडियम्स को इस्तेमाल करने का दौर है, जहां से आप ना सिर्फ अपने स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ बन सकते हैं, अपने करियर पास चूज़ कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो उसामा, जैसे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मैं बार बार जब देखती हूँ ना इंटरनेट पर चीज़ें, तो नज़र आ रहा होता है कि हाँ भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड लोग जो है वो चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं, कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक कितने बच्चे हैं जो अब तक ट्रेन हो चुके हैं, या जो है ना वो दुनिया भर में जा रहे हैं, दुनिया से आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या चल रहा है इसमें? अच्छा, 2023 के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी हिजरत हुई 1947 के बाद। एक हमारा बहुत बड़ा जो नौजवान तबका है वो मुल्क से बाहर चला गया, ब्रेन ड्रेन जिस तरह आप अभी कह रही थी। अब पाकिस्तान से ट्रेन होकर बहुत ही कलील लोग गए हैं बाहर की तरफ। अभी रिसेंटली मुझे एक सऊदीया से कॉल आई और वो उनकी चाह थी कि वो छुट्टियों पर आएँ तो वो ये एआई का कोर्स करो, और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान के लोगों को बाहर लोग जो है ना वो जाहिल समझते हैं, क्योंकि हमारा जो तबका यहाँ से माइग्रेट करके जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मसला ये आपने कहा, ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा था कि लोग किस तरह घर पे बैठकर खुद को अवेयर कर सकते हैं। भाई मैं बुलेट पॉइंट में अगर आप इजाज़त दे दो चंद चीज़ें बता दो। ज़रूर। आप जो है कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसके पीछे एक बड़ी फॉलोइंग होती है, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो लोग जो है ना वो गंजे होने वालों को छोड़ दें, जो फेरियर हॉल पे टिकटॉक बना के नाच रहे होते हैं उनको देखना छोड़ दें। आप अपने सोशल मीडिया जो है ना, फेसबुक है, टिकटॉक है, इसके एआई के एल्गोरिदम है, ये आपको वो दिखाते हैं जो आपका इंटरेस्ट हो। तो आप आज ही जाएं, फेसबुक पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें एआई, टिकटॉक पे सर्च करें, ये कीवर्ड्स हैं, ब्लॉकचेन, टिकटॉक पे सर्च करें डेटा साइंस, आपके पास वो कंटेंट नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। जब आपके पास वो कंटेंट नजर आना शुरू होगा तो आपके इर्द गिर्द सोशल मीडिया का माहौल पढ़ा लिखा बनना शुरू हो जाएगा, और आपको अवेयरनेस आएगी और आपको पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ, आपने अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जिक्र कर दिया और ये भी कहा कि एआई बेस्ड एल्गोरिथम है, यकीनन है।
अब मसला ये कि हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाए, क्रिएट किया, हमें तो इधर लगा दिए नाचने गाने पे और गंजे होने पे और फलाने मेरे घर में ये हो रहा है, और जी मैं सुबह उठा हूँ ब्रश कर रहा हूँ, मतलब मैं आज उठी हूँ तो मेरे मुंह पे पिंपल निकल आया, अब यहाँ से जो है ना वो वीडियोस का आगाज़ होता है। तो मतलब अब फॉर गॉड से फिर मुझे उसके लिए भी क्रीम खरीदना है, मतलब लाइक हमें ना उसी तरफ लगे हुए हैं। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म्स आए तो इनका मकसद ये था, अभी शॉर्ट मीडियम पे भी अगर आप देखें तो दुनिया भर इसको ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ सेल्स के लिए, मतलब कौन सी फील्ड है क्या नहीं। हम लोग इसी में लगे होंगे जी, मेरा मेकअप, मेरे बाल, मेरा जूता, मैं आज यहाँ गई हूँ, मैं वहाँ चली गई। हसन उतावले नहीं, इसमें गलती जो चैनल्स हैं उनकी भी। मॉर्निंग शो पे स्टार किसको बनाया हुआ है आप देखें ना, मुझे पता नहीं कौन से लोग, वो चैनल है वो उन्हीं को ही बुलाता है, वो पता नहीं क्या छिछोरापन करते हैं, वो दो मियाँ बीवी यूँ हिलते रहते हैं, उनको मॉर्निंग शो में बुला लिया। और देखें अब बच्चा ये देखेगा कि मेरा बाप पढ़ लिख के जो है एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये जो छिछोरापन के करोड़पति बन रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो मुझे क्यों फॉलो करेगा? मैं तो उसकी जिंदगी में लूजर हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। यही अपने आप को लूजर समझ के यूट्यूब छोड़, मेरे पास बिल भरने के पैसे, मेरे पास बिल भरने के पैसे नहीं है, ऑडियंस कुछ और वो जो है वो पूरा दिन ये दिखा रहे हैं, मैं उठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं फलाना कर रहा हूँ, मेरी बीवी बाथरूम में बंद हो गई है। ये वीडियोस हैं, ये अच्छी बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि चैनल है। और उनकी अगर मैं बातें करना शुरू कर दूं तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब नहीं कर सकते बातें। और वो पता नहीं बता रही है मेरी किचन में जो है मेरी अम्मी ने ये क्रॉकरी ले ली, अब इसमें मैं धनिया डालूंगी, पुदीना। भाई मुझे क्यों बता रही है? अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्स लोग देख रहे हैं क्रिएट हो रहा है। अच्छा, लोग देख रहे हैं और साथ में उन्हें ये नहीं पता लग रहा कि सबकॉन्शियस में कि आप कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो जी। अगर ये पत्ता उसके घर में रखा है तो मेरे घर में नहीं है, तो मुझे चाहिए। जा रहे हैं ना, मसला ये है कि वो दिन रात दिखा रहा है, अब मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा मोबाइल ले लिया, और मैंने अब ये कर लिया, अब मैंने वो कर लिया। अब जो दूसरा बंदा है वो अपने मियाँ को बोल रही है कि भाई तू इतनी मेहनत करता है, तू पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर रहा, और वो देख अब वो क्या करता है, वो नौकरी वोकरी सब छोड़ता है, वो बनाने लगता है फेक प्रैंक्स। वो बोलता है चलो भाई फेरियर हॉल में ट्राइपॉड पे कैमरा लगाऊंगा, मैं नाचना शुरू कर दूंगा। वो ये करना शुरू करे। फेरियर हॉल किस लिए जाना चाहता था? 7 कैन की पेंटिंग के लिए, किताबों के लिए। अब तो आज फेरियर हॉल का नाम लिखें आप यूट्यूब पे जरा, आपको एक से एक छिछोरा दिखेगा। अरे यार, मतलब आपने अगर बाल कटवा लिए हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हो? आपके बच्चे को अगर सालगिरह पे ये तोहफा मिला है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो भाई? तुमने कौन सा राशिद मनाज या MM आलम या पता नहीं कौन सा अजीज भट्टी पैदा किया है? तुमने छिछोरे पैदा किया ना यार। आज तो MM आलम, राजा अजीज भट्टी और अच्छा, उसमें एक और मसला ये भी देखिए, उसमें कंटेंट क्रिएशन की आप लोग यकीनन इस फील्ड से वाबस्ता हैं और प्लेटफॉर्म से भी वाबस्ता है मुख्तलिफ। तो मुझे इससे हमेशा एतराज़ रहा है कि देखिए, ये मेरी और आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू क्रिएट सच कंटेंट बेस्ड ऑन राशिद मिनास, MM आलम, हीरोज, कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, जॉन एलिया, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। वी हैव सो मेनी हीरोज। लेकिन क्या है कि जी हमारी जो मीडिया हाउसेस देख लें, हम खुद देख लें, हमारे और भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, गवर्नमेंट बेस्ड भी हैं, लेकिन कोई भी इस पे काम नहीं कर रहा। वो जो एक राशिद मिनाज और MM आलम का ड्रामा चलता था, शायद आप लोगों ने देखा हो कि उसमें उनकी जो पूरी जर्नी दिखाई, हाँ, कि वो कैसे करते हैं। मुझे बचपन के लेकर आज तक याद है, मैं 5-6 साल की होंगी, 2-3 दफ़ा देखा होगा, आज तक मुझे मेरे बाप ने दिखाया, मुझे याद है। लेकिन अब है ही नहीं ना ऐसा कुछ के दिखाएं। अब वही है जिस सब कुछ का हम जिक्र कर रहे हैं। आपके पास ऑल्टरनेटिव आप क्या दे रहे हो सामा, जो हम दिखाएंगे और अपने हीरोज़ के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे? कोई नहीं जानता। बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्टरनेट देखें, बात वही है ना कि लोग देखते हैं, एक बड़ा एक्सक्यूज़ आता है कि भाई लोग यही देखना पसंद करते हैं, लोग तो छुप छुप के बहुत कुछ देखना पसंद करते हैं, तो आप वो वाली चीज़ें करना शुरू कर देंगे। ये एक कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ये मकाम दिया, तो आप वो चीज़ अपने प्लेटफॉर्म से दिखाना शुरू करें जो लोगों को जिसका फ़ायदा हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दुरुस्त कह रहे हैं। और आप वो कुछ साथ में क्रिएट करेंगे तो लोग उस तरफ आना शुरू होंगे ना। अभी क्रिएशन ही यही हो रही है खाली, तो फिर नहीं हो तो रही है, खैर, लेकिन बात ये रिस्पॉन्स कम है। एक बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है। तख्ती चैनल है एक, और मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे भले आप उसको प्रमोशन समझ लें, लेकिन वो टोटल एजुकेटिव जो है वो मटेरियल बना रहा है। उसमें आपको साइंस, टेक्नोलॉजी सब आपको ऑनलाइन मिलेगा, और वो उर्दू का चैनल है, पाकिस्तान का चैनल है। व्यूज उसके रिलेटिवली कम है, मिलियंस में जाता ही नहीं है, वो लाखों में भी नहीं जा रहे होते कभी कभी, बट लोग जो हैं, लोगों को पता होना चाहिए। देखें भाई, एल्गोरिदम वाली बात है जो मैंने आपसे कही कि आप अगर एक बार सर्च कर लेंगे ना, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं ना, जैसा बंदा वैसा होता है जैसे उसके दोस्त होते हैं। अब आपके ये दोस्त है ना, ये आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपका मोबाइल है, तो बस दोस्त भी आपका मोबाइल है। तो आप जब अपने आप को उसमें करेंगे तो ये जो एक जंग है ना, मेरे व्यूज कम है, इसके व्यूज ज्यादा हैं, फलाना है, ये देखें, ये नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अगर मेरी वीडियो जो है 10 लोग देख रहे हैं और उसमें से 8 लोग जो है उससे कुछ सीख रहे हैं और वो वीडियो इम्पैक्टफुल है, तो मिलियन व्यूज वाली वीडियो का कोई फायदा नहीं है। ये आपकी अप्रोच है ना हसन, लेकिन आम आदमी की अप्रोच नहीं। आम आदमी की वही अप्रोच है, मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए, 6 महीने बाद मुझे एक मोबाइल फोन अपग्रेड करना है, उसके बाद गाड़ी अपग्रेड करनी, घर, पैसा, ये चल रहा है। इनकलाब लाने के लिए ना आपको बागी होना पड़ेगा, वरना इनकलाब नहीं आएगा। कितने % लोग हैं जो इनकलाब लाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखें 4 लोग भी, देखें अगर आपका ये शो देख के 4 लोग भी अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं, ये सदका जारी है आप, और यही करना है हमें। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई वो जो फलाना बंदा है वो उठता है और वीडियो बनाता है, वो अगर उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है, मैं तो आसान लफ्ज बोल रहा हूँ, वो वीडियो बनाता है तो मैं भी यही वीडियो बनाऊंगा या मैं नहीं, आपको ये नहीं करना। आपको अभी आपको पता है 18वां बुक फेयर चल रहा है एक्सपो सेंटर में, बिल्कुल ऐसे ही हमें पता है। किसको कौन व्लॉगर बता रहा है ये बारे में, लेकिन वो ये बता रहा है कि भाई जो है ना मेरी बीवी को चॉकलेट पसंद है, और आधे मोहल्ले को पता है कि तेरी बीवी कैसे मान जाती है। मैं आसान लफ्ज बता रहा हूँ, पूरा दिन यही बता रहे हैं ना। और वो जो 4-5 बहनें, वो भी तो है ना, 4-5 बहनें भी आ जाती हैं, वो भी पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकतें करते रहे, और वो चैनल्स पे बैठी हुई हैं, बड़े बड़े स्टार उनके साथ। अरे अब तो ये अलमिया हो गया, कोई कबर पे जा रहा है तो वो ट्राइपॉड पे कैमरा लगाता है और फिर यूं रोना शुरू करता है कि मेरे अब्बा मुझे याद आ रहे हैं। ये वीडियोस हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा मैं, ये सारी चीजें भाई। एक मोबाइल फोन है ना, ये हर जगह नहीं लेके जाना, ये आपको बेडरूम में नहीं लेके जाना, ये आपको किचन में नहीं लेके जाना। हर जगह की एक ज़रूरत होती है ना, लोगों ने बाथरूमों को नहीं छोड़ा, आप बात कर रहे हैं। मैं तो मजाक में एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पर बकरीद पे पहली गाय उतरती है, सही है, यहाँ पे 200 व्लॉगर पहुँच जाता है, यूट्यूबर पहुँच जाता है, अरे भाई गाय उतर दी है। वो गाय फिर दूसरी गाय से बोलती है कि यार ये मेरी वीडियो क्यों बना रहा है, तो वो दूसरी गाय बोलती है ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, तू तो फिर भी गाय। तो ये अलमिया हो गया है, और इस अलमिया के खिलाफ खड़े हैं भाई हम तो अच्छी अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत दे। अच्छा, एक बिल्कुल यकीनन ये तो ऐसा डिस्कशन है कि वो नहीं तो ऐसा लग रहा है लाइक माइंडेड लोग जो है ना वो मिल गए और हम तीनों ऐसी गॉसिप्स में लग गए कि बस अब नहीं हो पाएगा हम लोगों से। लेकिन स्टिल ब्लॉकचेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस ब्लॉकचेन। थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT-वाईटी के बारे में तो फिर भी चले थोड़ा बहुत जान लिया। व्हाट इज़ दिस ब्लॉकचेन? अच्छा, ब्लॉकचेन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है, एक बड़ा और सिक्योर तरीन सिस्टम है। आप उसको आप बड़े उसमें लेवल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन इनेबल करता है पीयर टू पीयर किसी भी ट्रांजैक्शन का। अब ज़रूरी नहीं है ब्लॉकचेन, लोग जब सुनते हैं ना वो बोलते हैं बिटकॉइन सुनते हैं तो किसी इन्फ्लुएंसर साहब ने बताया हुआ है कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा और लोग उस तरफ निकल जाते हैं। ऑनलाइन लोगों का पैसा इतना ज़ाया हो रहा है। ब्लॉकचेन इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि आपके जितने भी लेजर सिस्टम्स हैं इस सिस्टम के अंदर, उनको अगर ब्लॉकचेन से मुंसलिक कर दिया जाए तो करप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। सही है, और करप्शन एलिमिनेट होने के बाद हर चीज सिक्योर हो जाएगी, हर चीज पब्लिकली अभी आई है दुनिया भर में वो वन लिंक बेस्ड जो सिस्टम है, ये वो ब्लॉकचेन का कुछ रिलेशन है? नहीं, वो अलग है। कि अगर वन लिंक पे सिस्टम आ जाए तो मतलब आप फिर उसमें सारा करप्शन वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। अच्छा। उसी का समझें कि एक और वेरिएशन डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ब्लॉकचेन है। इस वक्त UAE के अंदर जितनी भी उनकी एमिरेट्स आईडीज जो हैं वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे लाने का मतलब काम चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की करप्शन ना हो सके, किसी किस्म की अल्टरनेशन ना हो सके। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, एक बैंकिंग सिस्टम का KYC नो योर कस्टमर, वो ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं, और सेकेंडली FIA का एक है जो प्रूफ ऑफ एविडेंस होते हैं, चेन ऑफ एविडेंस होते हैं, वो ब्लॉकचेन कर दें ताकि उसमें भी करप्शन एलिमिनेट हो। तो ब्लॉकचेन जो है वो सिक्योर तरीन टेक्नोलॉजी है, ट्रांजैक्शनल बेस, मतलब आप अगर ब्लॉकचेन पे कोई भी सिस्टम लेके जाते हैं उसके अंदर किसी किस्म की करप्शन अल्टरेशन कुछ नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। अच्छा हसन, हम जो बात ये कर रहे हैं कि IT रिलेटेड चीज़ें जो लोग सीखना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग अप्रोच करना चाहते हैं, इवन काउंसलिंग बहुत, मैं तो कहती हूँ भाई अभी तो कोई काउंसलिंग ढंग से कर देना, ऐसा ही है, तो दिमाग खोलने वाला ही बहुत कम है जो बत्ती जला दे दिमाग की, यार मुझे ये करना है। अच्छा, उमन आपने तो बात की, आप लोगों के साथ ऐसे लोग यकीनन मुंसलिक हुआ है, आपने आया होगा, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, लगाना भी चाहते हैं, पता नहीं है करना क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो पहला सवाल ये होता है कि पैसा किस में, कौन सा कोर्स है जिसमें पैसा है। देखिए पैसा किसी कोर्स में नहीं होता, पैसा उसमें होता है जिस चीज़ में आप बेस्ट हो। अगर आप निहारी भी अच्छी बनाते हो ना तो लोग ढूंढ के आपकी दुकान पर जाते हैं। हाँ। अगर आप बिरयानी भी अच्छी बनाते हो तो ढूंढ के आपके पास जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ में बेस्ट हो, अगर मैं बोल दूँ कि भाई क्रिकेट में बड़ा पैसा है, तो भाई क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ, मैं क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? जो बेस्ट होता है, बाबर आजम बेस्ट है, वो वहाँ पर है। अगर आप किसी चीज़ में भी बेस्ट हैं उसमें पैसा है। तो कोई भी कोर्स में पैसा नहीं होता। इंडस्ट्री बड़ी होती है कि कौन सी इंडस्ट्री बड़ी है,
ये कह सकते हैं आप। पैसा किसी चीज़ में नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है, वो बोलते हैं अमेजॉन कर लें, डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा वेब डेवलपमेंट भी है, ब्लॉकचेन भी। अब वो बेचारे इतने पजल्ड होते हैं, वो आधे, क्योंकि हमारा माइंडसेट परसेप्शन ये है कि जो वीडियोस बनी ना इंटरनेट पे, वो ये बनी है कि ये कोर्स करो लखपति, ये कोर्स करो हमने गाड़ी ले ली, ये कोर्स करो हमने, पहले याद है वो होता था 3 महीने में अंग्रेजी रवानी से बोलें, अब तो 3 महीने में जो करोड़पति बन जाए। अब ये सारा सिलसिला कोर्स बेचने का तरीका है ना, ये सारी चीजें। तो हम लोगों को ये बोलते हैं कि देखें, अगर कोई भी चीज आप, कोई भी कोर्स आप बेस्ट कर रहे हो तो उसमें पैसा है। अमेजोन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है इस वक्त, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं लोगों को बोलता हूँ देखें, बहुत यहाँ पे मीडिया हाउसेज हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं, आपको भी अपना सोशल मीडिया रन करने के लिए कोई बंदा चाहिए ना, तो आप अपनी डिजिटल एजेंसी खोल लो भाई। 25,000 रुपये एक क्लाइंट से चार्ज करो, 4 क्लाइंट मिलकर आपके लाख रुपए सीधे सीधे ही हो गए। सिर्फ आपको क्या करना है, उनको बैक ऑफिस सर्विसेज देनी है। तो इस तरह से कमा सकते हैं आप। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत बड़ी है इस वक्त। अमेजोन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ब्लॉकचेन की जिन्होंने बात की, मेटावर्स की बात की, इस वक्त इंडस्ट्री बहुत बड़ी, साइबर सिक्योरिटी पे बहुत काम हो रहा है, डेटा साइंसेज पे बहुत काम हो रहा है। लेकिन आप करना तो चाहें। हमारे यहाँ लड़के को अर्ली सक्सेस की जो आदत हो गई ना, ये बहुत खतरनाक है। सबसे पहले हमें ये खत्म करनी है, लोगों को सच बताना है। हम इंटरनेट पे बैठ के पूरा दिन हम यही बता रहे होते हैं, ये जो कोर्सेज वाला सिलसिला आ गया बेचने का, इससे बाहर निकले। सारा 99.9% लोग झूठ बोल रहे हैं और पत्नी कौन से शहर के आ गए वो ये भी बताते हैं। एक तो मैंने वीडियो दी कि रोजाना $1000 कमाए, $1000 रोजाना कमाए, मैंने बोला मुझे करवा दो, मैं सारी चीजें छोड़ के ये करने के लिए तैयार हूं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरा 2-4 दफा देख लो ना, तो उसके बाद तो मुझे अपने आप ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है, और आपको ना स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो दुनिया कहाँ से कहाँ क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हो। तो मतलब अगर आप झूठी और फेक वीडियोस इस तरह से बना रहे हैं तो लोग बेचारे ना, जो लोग बैठ के इधर देख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, यंग बच्चे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता लिटरली कि यार ये उनके साथ क्या हो रहा है और ये किस तरह का कर रहे हैं। हम जब इतना एक चीज़ को रियलाइजेशन रखने के बावजूद उस स्ट्रेस में और ट्रॉमा में चले जाते हैं कि क्या हो रहा है यार, हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो वो तो फिर अभी बहुत कच्चा जहन और दिमाग है, तो ये ट्रॉमेटाइज कर देती हैं चीज़ें। यूट्यूब पे भी बहुत सारी फेक थंबनेल्स एंड ऑल। बिल्कुल ऐसा ही। और देखें ये बात हमेशा याद रखें कि एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, उसका एक ही मिशन होता है, अपनी वीडियोस पे व्यूज़ लाना। वो उन व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आपको स्कैम कर सकता है, आपको जो है वो इधर उधर के सपने दिखा सकता है। तो जो लोग जो हमारे YouTube पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें दुनिया के अंदर हकीकत में हैं और क्या जो है वो हकीकत से परे है। अगर आपको कोई कह रहा है कि $1000 आप पर मंथ कमा रहे हैं, तो वो पर डे कमा रहे हैं, सॉरी, कमाएं, तो वो YouTube पे वीडियो नहीं बनाएगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं। 1 साल 2 साल के बाद उसका प्राइवेट जेट होगा जिसमें वो बैठ के अय्याशी कर रहा होगा। वो इतना पागल नहीं होगा कि वो YouTube पे वीडियो बना के व्यूज़ ले रहा हो। तो ऐसे लोगों से बचें, सक्सेस की तरफ जाएं, चीज़ें सीखें। पैसा कमाना अल्लाह नसीब में जितना लिखा होगा अल्लाह ताला वो आपको देगा। आप सक्सेसफुल बनेंगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा है। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, आपको टाइम लगेगा। हम लोग चाह रहे हैं शॉर्टकट से जी आ जाएं और बस कल पैसे मिलना शुरू हो जाए, नहीं हो सकता। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपसे रब्ता करना चाहते हैं, हसन कैसे करें, जिनको कुछ सीखना है, लर्न करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं जो लोग देख रहे हैं और ज़रूरतमंद भी हैं? देखिए, हमारा जो ऑफिस है वो है आरजे मॉल की 4थी मंजिल पे, जो कि अभी जो है जाहिर सी बात है वो एक हादसा हुआ था, उसकी वजह से जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर बता सकता हूँ मैं, या फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, मेरा पेज है हसन बेग, उस पर रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं बता देता हूँ आपकी इजाज़त से, 0317200817 ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं आप। और जो है कोई भी कोर्स करते हैं उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 महीने की होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो लकी ड्रॉ है कि आपका नाम निकला है तो नहीं निकला है, 3 महीने वेट करना है, नहीं। जो बंदा फॉर्म भरेगा 15 से 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर उसका जो भी नया बैच शुरू हो रहा हो तो उसके अंदर नाम आ जाता है। ये नहीं है कि बंदा इंतजार कर रहा है, जैसे और भी लोग करवा रहे हैं, वो बोलते हैं कि आपका नाम आएगा तो ये होगा, इस तरह से नहीं है। अच्छा, जिस बंदे ने फॉर्म भरा उसका नाम जरूर है। और अगर जो लोग, अच्छा ये इसलिए हसन ने बताया जैसे पूछ के नंबर, तो ये दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन, लेकिन ये मैंने इसलिए कहा कि जो लोग अभी देख रहे हैं, मेरी भी यही कोशिश होती है कि खुदारा कुछ सीख लें, अपने शो में कुछ ऐसी बातें कर जाऊं जिससे लोगों को कुछ ना कुछ, कोई होप मिल जाए, कोई लिंक मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए, कोई क्यों मिल जाए। तो कोशिश यही होती है। तो आप सब भी, और हाँ, जो लोग ज़रूरतमंद हैं बिल्कुल अवेल करें, जो लोग ज़रूरतमंद नहीं हैं और कर सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी फीसेस दे सकते हैं, वो भी आके लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और इनको हेल्प कर दें, आगे 10 लोग और पढ़ जाएंगे। तो ये सब कुछ एक चेन है, जो ब्लॉक चेन का नाम दिया था, तो ये भी एक ऐसी नेकियों की चेन है जो हाथ से हाथ पकड़ेंगे, हाथ से हाथ जोड़ेंगे तो वो एक और ज़्यादा
बढ़ती जाएगी और इन दी एंड क्या होगा, आप भी ग्रो करोगे, आपके साथ वाला भी ग्रो करेगा और आपका मुल्क, आपकी सोसाइटी ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह ताला हसन बेग फॉर योर टाइम एंड कमिंग इन द शो। उसामा कलर आप आए, आपकी आमद और का बहुत शुक्रिया। आप दोनों ही अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, कॉज के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें मजीद इस्तकामत दे और तरक्की दे। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और जनाब, हम जब बात करते हैं ना कि जब विंटर सीज़न आ गया है और ये मौसम ऐसा है, तो इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी तो हम कर रहे होते हैं, लेकिन वेट लूज़ करना जो है ना एक वो मुश्किल काम होता जाता है। हम मुख्तलिफ शोज़ में ये बात तो हम करते हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैसे आप वज़न कम कर सकते हैं, कैसे आप फिट रह सकते हैं। जैसे हमने आपको कई दफ़ा बताया कि डाइट कंट्रोल करके कर सकते हैं, आपको यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर्स बुलाया और दिखाया कि एक्सरसाइज के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि योगा, जुम्बा जो है वो आपको किस हद तक हेल्प आउट करता है वज़न कम करने में, और साथ साथ इसके कॉम्बिनेशन में डाइट भी आपको आज आवेज़ बताएंगी। मेरे साथ मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, योगा और फिटनेस के हवाले से भी बात करेंगी, जुम्बा ट्रेनिंग्स भी कर रही हैं। तो वेलकम टू द शो आवेज़, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक रमशा, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है आफ्टर रमज़ान। आफ्टर रमज़ान एग्जैक्टली। तो आवेज़ ये बताएं अब सबसे पहले, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन स्वेटिंग होना बहुत मुश्किल होता है। जब तक स्वेट ना हो तब तक आपका वजन कम करना है और तो आसान है ही नहीं। बिल्कुल। तो योगा किस हद तक हेल्प करता है, और जुम्बा आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया है, बताएं कुछ। देखिए, सबसे पहले तो आपको कैलोरीज अपनी बर्न करनी होती है ना। जब आप कैलोरीज अपनी बर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे इफेक्ट शुरू हो जाता है। लेकिन उसके लिए खाली हम योगा जुम्बा को प्रायोरिटी दें, हमें अपनी डाइट को भी थोड़ा फॉलो अप करना पड़ता है। हम इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसमें चाहे आप योगा उठा लें, कोई लोग जुम्बा ज़्यादा आसान समझते हैं करने, कुछ योगा की तरफ जाते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रेनिंग हो साथ में और साथ में आपकी डाइट हो, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो बिल्कुल हेल्प आउट होता है। आप जब डाइट के साथ जुम्बा कर रहे हैं तो जुम्बा तो आपको पूरी बॉडी को हिला रहा होता है, एक साथ आपकी पूरी बॉडी वर्कआउट कर रही होती है, तो उससे आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। वो हाँ, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे आपको लग रहा है आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, लेकिन आप इंचेस में जा रहे होते हैं। आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ आप केजीज में आपका वेट जाता है। अच्छा, केजीज में जाता है। लेकिन वही वाली बात है, आप रेगुलर हो इन चीज़ों के लिए, आप रेगुलर हो, चाहे आप हाफ एन आवर निकालें, 15 मिनट्स निकालें, 20 मिनट्स निकालें, और अर्ली मॉर्निंग, अगर आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अपने लिए को वर्कआउट करते हैं, चाहे आप वॉक करें, योगा करें, जुम्बा करें, उसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी पे बहुत अच्छा रहता है। और इसके बेनिफिट्स मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ कि एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज और इन सब चीज़ के, एक तो आपको हेल्दी रखता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा रहता है, ब्लड प्रेशर से आप बचते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिनको एंजाइटी होता है, तो वो अगर सुबह उठ के थोड़ा वर्कआउट करते हैं ना, तो उनका डिप्रेशन, उनकी एंजाइटी वैसे ही डाउन हो जाती है। योगा को तो सुना था कि बहुत ज़्यादा माइंड रिलैक्स कर देता है, पीसफुल जो है ना आप फील करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन क्या वजन कम करने में भी करामत है या बस इसी चीज़ के लिए? क्योंकि अक्सर लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो ज़्यादा खाते भी हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोगों की तो बिल्कुल ही भूख मर जाती है। तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं, अगर वो सुबह अपने योगा कर रहे हैं, उनका माइंड रिलैक्स हो रहा है। जब माइंड रिलैक्स हो रहा है तो उनकी बॉडी पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, और जो इफेक्ट आप पे पड़ता है तो वो आपकी बॉडी पे नज़र आने लग जाता है। आप ऑटोमेटिकली, आपका वज़न कम होता है, और हम कहते हैं ना ये बड़ा हेल्दी है, मोटा हो रहा है, मतलब, लेकिन वो पता नहीं किन किन चीज़ों से, किन किन प्रॉब्लम से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं तो दूसरा इफेक्ट हमारी बॉडी पे ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जब तक हम अपनी बॉडी को थोड़ा थकाएंगे नहीं, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, तो वो कैसे रिलैक्स होगी। आपने बॉडी को थकाने की बात की, भाई बहुत सारे लोगों का मसला होता है नींद नहीं आ रही, सारी रात नींद नहीं आ रही, सुबह जल्दी उठ नहीं रहे हैं, पूरा दिन सोएंगे तो नींद कैसे आएगी। और फिर दूसरी बात है कि वही वाली बात कि आपने अपनी बॉडी को थकाया कितना, इस्तेमाल कितना किया बॉडी को, उसकी कैलोरीज कितनी बर्न की, और फिर आपने उसके साथ डाइट क्या ली है। अब आप पूरा दिन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी को आपने निगलेक्ट किया हुआ। हाँ बिल्कुल। और स्नैक खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो खाने वाली चीज़ है, आपको जो प्रोटीन दे रहा है, आपको जो, जिससे आपकी कैलोरीज मेंटेन रह रही है, वो चीज़ें आप छोड़ रहे हैं। और अक्सर लोगों को मैंने ये भी देखा है, सुबह का नाश्ता नहीं करना, ये बड़ी अच्छी बात होती है उनकी कि हाँ हम हेल्दी हैं, लेकिन ये सही नहीं, हेल्दी नहीं वो समझते कि इससे बहुत जल्दी वजन कम होता है, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है।
हम लोग जब भी किसी पे बात करते हैं, मैं ये बात करती हूँ जिस तरह हर इंसान का अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, ब्रेन अल्लाह ताला ने बनाया, लेकिन हर एक की सोच अलग होती है। इसी तरह हर बंदे की बॉडी में अफेक्ट हर चीज़ का अलग आता है। बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं, अक्सर लेडीज़ कर रही होती है, वो कहती है मैंने किया आप भी कर लें, आप भी पतली। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मैं सबसे पहले अगले की बात सुनती हूँ, उसकी प्रॉब्लम्स देखती हूँ, उसकी हो सकता है वो पता नहीं किन किन चीज़ों से गुजर रहा हो, गुजर रही हो, तो उसको सुनने के बाद हम उसको रेगमेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो अभी क्या कंप्लेंट लेकर आते हैं? देखिए मर्द हजरात तो लेकर आते हैं कि हमारा टमी आउट हो गया, हमें ये कम करना है, 15 दिन में हो जाएंगे, 1 महीने में हो जाएंगे। अब जिस चीज़ को आपने शुरू से प्रॉपर रखा नहीं, वो अब कोई मैजिक तो होगा नहीं। हाँ, अच्छा, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी अब आ गए ना, फौरी तौर पे लोग वो करवा लेना चाहते हैं। खाना मुश्किल है, डाइट कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाना उसी तरफ होता है। हाँ, अगर ट्रीटमेंट करा के भी आपने वही सब कुछ करना है, तो आप मुझे बताएं क्या इफेक्ट है। हाँ, एक चीज़ होती है ना जो रेगुलर आपकी ज़िंदगी में चलती है, वो लॉन्ग टर्म तक आपको लेकर चलती है। अब ये थोड़ी है कि आज आप 16 के तो आप सारी उम्र 16 के ही रहेंगे, और जो डाइट आप 16 में खा के हजम कर रहे थे वो आप 60 में खा के हजम कर लेंगे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह वो काम करें ना कि जो आप 60s और 70s तक लेके चल सकें, सही, और अपने आप को मेंटेन कर सकें। तो योगा में कुछ पोस्चर्स वगैरह बता सकती हैं, या क्या कोई जुम्बा की ट्रेनिंग्स वगैरह, या क्या किस तरह से कर सकते हैं? लोगों को थोड़ी सी टिप्स दे दें। मैं बिल्कुल टिप्स दूंगी लोगों को। देखें, आप ये मत समझें कि हमें उठना पड़ रहा है बेड से तो अब हम बेड से उठें रात के वक्त। स्पेशली आपको थोड़ा सा अगर अपनी बॉडी को थकाना है, सुकून की नींद भी चाहिए आपको, तो आप थोड़ा बेड पे लेटे हुए बैठे हुए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने लेग्स के थ्रू। आप सीधा अपना पोस्चर करें, आप एक लेग अपने इधर फ्रंट तक लाएं, फिर दूसरी लेग लाएं, फिर एक लाएं, 10 से 20 टाइम्स आप ये वाला पोस्चर कर, आप इस तरह के स्टेप्स कर लें। उससे भी आपकी लेग्स एक दिन थकेंगी, दूसरे दिन उसको थोड़ी आदत पड़ेगी, फिर आहिस्ता 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 यूज्ड टू हो जाएंगे। उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका टमी अंदर होगा। लेकिन वही ग्रेजुअली आप चले ना। मैंने अक्सर ख़वातीन देखी हैं, जिम आती हैं, स्टार्ट ज्वाइन करती हैं, 1 महीना तो वो ऐसा करती हैं कि बस कहती हैं अब हम बस एक ही महीने में हो जाएगा। लेकिन आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, आज आ रही हैं 3 दिन नहीं आ रही, 3 दिन आ रही हैं 2 दिन नहीं आ रही। तो ये चीज़ें मैं बहुत अक्सर लोगों को कहती हूँ, लेकिन अब खैर लोगों में भी बड़ी अवेयरनेस आ गई है अपने आप को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर। आपने देखा होगा पहले हमारे जो बड़े होते थे वो इतनी चीज़ों पे नहीं गौर करते थे, लेकिन अब लोग वॉक भी करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, साइकिलिंग कर रहे होते हैं, मतलब अदर एक्टिविटीज़ लोगों ने ज्वाइन की होती है। नहीं कर सकते आप बैडमिंटन खेल लें, मतलब कोई तो फुल आपकी बॉडी का वर्कआउट है, जस्ट लाइक अ जुम्बा। आप इधर से भी हिल रहे हैं, इधर से भी हिल रहे हैं, आप यहाँ भी भाग रहे हैं, आप वहाँ भी भाग रहे हैं। तो ये पूरा अब असल में ये है कि आपने क्या एक्टिविटी चूज करनी है। असल बात ये है, आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए अपना जो है ना मीडियम आपने ही चूज करना है कि भाई मुझे ये करना। आपके पास ऑप्शंस तो अब बहुत हैं, समझ में भी आ गया, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, टीवी चैनल्स पे भी रोजाना बात हो रही है, हर किसी ना किसी मॉर्निंग शो में कोई ना कोई बता ही रहा होता है। लेकिन वही है, आप अडॉप्ट किस तरह से करते हैं। अच्छा रमशा, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग या ख़वातीन ऐसे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जिम नहीं जा सकते, डजंट इशू। आपके घर में टीवी, आपके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब पे हर चीज़ है। आप थोड़ा सा ड्रेसअप हो, आप घर के अंदर ही थोड़ा योगा कर लो, किसी दिन जुम्बा कर लो, किसी दिन कुछ कर लो। 15 से 20 मिनट्स अपने लिए निकालना मैं नहीं समझती कि एक हाउस वाइफ को भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन प्रायोरिटीज हमने इतनी कर दी होती ना कि हम कहते नहीं यार, नेग्लेक्टिंग पूरी दुनिया को संभाल रही हैं। हाँ, लेकिन और अपने आप को नहीं संभाल जिसको संभालना चाहिए वो नेग्लेक्टिंग पर है। हाँ, तो ये बात गलत है। ये नहीं चीज़ हम समझते कि जब तक आप खुद सेहतमंद नहीं होगे, आप बाकी लोगों का ख्याल कैसे करेंगे, बाकी लोगों को कैसे जो है ना वो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। और दूसरी चीज़ मैं जो सबसे स्पेशल बात लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग अक्सर रात के खाने के बाद चाय पीते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको मैं अपनी डाइट में तो सख्ती से मना करती हूँ, क्योंकि चाय आफ्टर आप डिनर कर रहे हैं, अक्सर लोग पी रहे होते हैं, मर्द भी पीते हैं, ख़वातीन भी पीती हैं कि हमें नींद नहीं आती, हम चाय पीकर हमें सुकून मिलता है या कुछ भी कह लो, वो पॉइजन बन जाता है आपकी बॉडी में जाने के बाद, आपके अंदर पॉइजन बन जाता है। अगर वहीं पर आप रात के खाने के बाद एक ग्रीन टी पी लें लेमन ऐड करके, तो वो आपका सारा बॉडी का जो कह ले ना कि अंदर जो जम जाता है, जो भी फैट्स है वो सब आपको डिसॉल्व कर देती है। तो ये छोटी छोटी सी माइनर सी चीज़ें जिनको आप अगर अपनी लाइफ में रखें, तो मैं नहीं समझती कि आपको बीमारी तो वो है जो अल्लाह ताला ने देनी है, जो आपके है उसमें, लेकिन आप
प्रिकॉशंस तो स्टार्टिंग से लेके चल सकते हैं ना। अभी हमारे मार्केट में ग्रेप फ्रूट बहुत आया हुआ है आजकल। जी बिल्कुल, बहुत आया हुआ है, और जिन लोगों को अवेयरनेस है वो लेते भी हैं, लेकिन अगर उसको वाकई आप एक दिन में 1 गिलास रेगुलर पी लें, जूस बना के पीने, कड़वा लगता है ना। नहीं, आप अगर किसी का गला खराब होता है तो उसमें थोड़ा लेमन, अब उसमें हॉट वाटर मिक्स कर लें, सही, बहुत इफेक्टिव है वो, तो आपकी पूरी बॉडी पे बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, क्या क्या उसके फायदे होंगे? उसके फायदे, सबसे पहले तो आपका टमी अंदर जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपका टमी विद इन 1 मंथ, मैं गारंटी कहती हूँ कि आपका रोज पी लें। रोज पिए आप टाइम बना लें, अर्ली मॉर्निंग आप ले सकती हैं, एम्प्टी स्टमक आप वो ले लें। अक्सर लोग नहीं प्रेफर करते, मत लें, आप 4 बजे ले लें, 4 बजे पी लें। दिन में 2 दफ़ा ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर रखें, लेमन डालकर, और शुगर नहीं डालें, क्योंकि वो ग्रीन टी में आप शुगर ऐड करके पिए। मुझे बताएं, एक कप इससे भी छोटा कप होगा, उसमें ग्रीन टी होगी, उसमें 1.5 चम्मच चीनी होगी। वो मुझे ना गरम स्कंजवीन नहीं क्या कर रहे हो, वो गरम स्कंजवीन पी लो आप, वो लगता है उसका कोई फायदा नहीं है। सही बात है। और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, सर्दियों में ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएं, ग्रीन टी का इस्तेमाल रखें, ग्रेप फ्रूट पिएं, थोड़ा वर्कआउट करें। जो ये छोटी छोटी चीज़ें माइनर सी आप करें, आपकी हेल्थ, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ ये सोचें कि मैंने पतला होना है, लेकिन आप फिट तो अच्छा, ये ना अबाउट लाइफस्टाइल है कि आप अपना जो है वो तर्ज जिंदगी कैसा रखना चाहते हैं। अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, आपने थोड़ा सा चेंज करना होता है। वही वाली बात, अभी थोड़े दिन पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जी निहारी, पराठा और पाया खाना भी ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद क्या, अब ये नहीं कि बस एक के बाद एक लेयरिंग आप किए चले जा रहे हैं और रोजाना यही कर रहे हैं, तो फिर आप बीमार ही होंगे। उसके बाद अगर आज आपने निहारी खाई, कल आप बोले कि आज हम बर्गर खाते हैं, आज हम, तो ये तो गलत है ना, ये ज्यादती है आपके। ठीक है, आप वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल करें, लेकिन नॉर्मल डेज में बिल्कुल आप घर का खाना खाएं, लेकिन क्वांटिटी, अगर जहां आप 2 चपाती खाते हैं वहां आप जरा 1 पर आ जाएं, अगर मेंटेन करना है आपको। और बाज़ को स्किनी बॉडी भी जो होती है वो ये समझते हैं कि हम बस खाए जाएं, शायद हम मोटे हो जाएं, वो भी गलत होता है। आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, मे बी आपकी बॉडी स्किनी है, उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। लाजमी नहीं कि आप पराठों पे लग जाएं, आप रोटियों पे लग जाएं, आप दबा के शेक्स पी रहे हैं कि हम मोटे हो जाएं, इस तरह नहीं होता। अच्छा, वो भी इतने ढीठ होते हैं कि वो मोटे नहीं जो दुबले वाले ना, वो इतने ढीठ होते हैं, वो मोटे नहीं होते, मोटा वाला बेचारा फंस जाता है, हवा भी खाए तो मोटा हो जाता है। होता है ये बात, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये भी होता है। दुबला वाला खा रहा था, कहते हैं यार तुम सब खा रहे हो, और मैं जरा सा खा रहा हूं, मैं फूल रहा। ऐसा भी होता है। मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की बॉडी दूसरे के इंसान से बिल्कुल डिफरेंट बनाई है, उसको समझना भी तो जरूरी है ना। अवेज, अब ये चीज है कि आपका जो, अब ये भी बोलते हैं यार उसको उसने अवेज ने डाइट प्लान दिया, वो मैं भी फॉलो कर लूं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना, कि अब मुझे आप मेरी बॉडी के हिसाब से बताएंगी किसी और को? बिल्कुल। अब होता है ऐसे, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं, मुझसे ले लिया प्लान, ले लिया, अब उन्होंने वही प्लान अपनी दूसरी दोस्त को भी फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा, अभी तो दोस्त का मसला है ना, उसने मांग लिया और वो फॉलो भी कर रही है। भाई ये गलत है ना, उस पर कैसे असर होगा, मुझे तो नहीं पता ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी प्रॉब्लम्स क्या इश्यूज हैं ना। हम लोग तो इन चीज़ों को पहले कहते हैं कि आप टेस्ट करवा लें, ये सब चीज़ें करवा लें, ताकि हमें भी क्लियर हो आपके अंदर कोई ऐसा आपका HP लेवल, आपका सब कुछ CBC हमारे पास हो, तो हमें भी मालूम हो कि आप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आप हर चीज़ को फॉलो अप करें। फिर आपको बाज़ लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी भी होती है, हम दे दें उनको प्लान, हमें पता ही ना हो उसके बारे में, हम पहले इसीलिए कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, आफ्टर देन रेकमेंड करते हैं। तो इस तरह प्रॉपर वे होता है हर चीज़ का। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिल्कुल कुछ डाइट प्लान, कुछ जेनेरिक, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली, लेकिन लोगों को हेल्दी और फिट रहने के लिए क्या डाइट किस तरह से, सिंस द ब्रेकफास्ट टिल द नाइट टाइम क्या खाएं और किस तरह? ठीक है, अगर देखें आपको कोई ऐसे लैक्टोज एलर्जी नहीं है तो सुबह में आप पॉरिज लें, सही है, नट्स ऐड करके। आप उसमें शुगर, ब्राउन शुगर ऐड नहीं कर सकते, हनी कर लें। हनी नहीं कर सकते तो 2 डेट्स डाल लें, सही, ठीक है, और कुछ नट्स, आलमंड्स डाल लें उसमें। आप ओट्स का आप वो पॉरिज खाएं। फिर उसके बाद अगर आप टी पीते हैं, आदत होती है लोगों को, जाहिर सी बात है, फ्रेश होते हैं, थोड़ी देर के बाद अगर आप टी लेते हैं तो विदाउट शुगर लें, और लो फैट मिल्क इस्तेमाल करें, क्योंकि देखें जितना आप उसको अच्छा स्किम करके पिएंगे वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। फिर आप आ जाए अपने लंच की तरफ, उसमें कोशिश करें कि बीन्स की सैलड,
बीन्स की सैलड यूज़ करें, उसमें थोड़ा क्यूकम्बर ऐड कर लें, ग्रीन वेजीज ऐड करके आप अपने लिए एक सैलड का बाउल लाजमी लें, उसमें लेमन ऐड करके, उसके साथ आप एक ग्रीन टी पी लें। फिर आप डिनर की तरफ आ जाएं। अब डिनर में भले आपके पास जो भी आप खाते हो, जो भी खाएं, अगर आप एक चपाती खाते तो थोड़ा आधी खा लें। सालन और रोटी का कॉम्बिनेशन अगर आप नहीं खा सकते तो आप कबाब खा लें, सैलड खा लें, मतलब इस तरह की चीज़ ले लें जो आपके स्टमक को भी फुलफिल रखे और आप थोड़ा हेल्दी भी फील। बाज़ को उससे ये भी हो जाता है कि समझते हैं हम वीक फील कर रहे हैं, थोड़ा हमें वीकनेस हो रही है, तो बीच में कोई ऐसी चीज़ ले लें, नट्स खाते रहें, कोई एप्पल खा लें। आजकल फ्रूट्स तो हर तरह के मार्केट में हैं, आप कोई ना कोई फ्रूट ले लें। का भी ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना आपकी डाइट में। फ्रूट एंड ड्राई एप्पल लाजमी खाएं, बनाना लाजमी खाएं, और आजकल ये सारे फ्रूट्स आ रहे हैं, एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, ऑरेंज स्टार्ट हो रहे हैं। बाज़ मदर फीडिंग होती है उनकी, तो उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा स्मूदी ले लें, सही स्मूदी पी लिया करें, वो उनको ये हो कि उससे उनको वीकनेस नहीं होगी। ठीक, डेट्स खा लें, डेट्स उनके लिए अच्छा है, नट्स उनके लिए बहुत अच्छा है। चलते फिरते मंचिंग जो करनी, जिस वक्त आपको मंचिंग होती है, दिल करता है, उस वक्त आप अपने पास नट्स रखें, नट्स खाएं ज़्यादा। सही, तो ये आपको हेल्दी कुछ टिप्स मिल गई हैं, बस अब ये कि आप इनको फॉलो करें और हेल्दी रहें, फिट रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो दूसरों का ख्याल जो है ना वो आप रख सकेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो, दोनों के लिए वाइस वर्सा है। ख़वातीन घर में घर वालों की जो है वो देखभाल करती हैं, तो अपने आप को फिट रखेंगी तो अपने शौहर को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, बहन भाइयों को, बच्चों को देख सकेंगी। और जो मर्द हजरात हैं, जब वो अपना ख्याल नहीं रखेंगे, जब वो हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, फ्रेश फील नहीं करेंगे, तो कैसे जो है ना वो बाहर काम करेंगे, अपनी वर्क प्लेसेस पे जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, कमाएंगे। तो दोनों का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर शख्स का जो है ना वो अपना ख्याल सबसे पहले उसको ख़ुद रखने की आदत होनी चाहिए, ताकि आप जब ख़ुद अपना ख्याल रखेंगे, आप ख़ुद फिट रहने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच आवेज़ फॉर कमिंग इन द शो। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट पाकिस्तान में ऐसा है कि वो मुख्तलिफ अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहा है, और उनको हाईलाइट करना, उनको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मॉर्निंग मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से ही, हमारे इर्द गिर्द के माहौल से, हमारे इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर हम लेना चाहें तो हम ऐसे ही लोगों को यहाँ पर बुलाते हैं अपने शो में। आज आप देखेंगे इस शो के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। हम बहुत आसानी से कह तो देते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ करना है, लेकिन क्या मैं और आप अपने आउट ऑफ द बॉक्स या अपने कंफर्ट जोन में जाकर कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इतनी करेज रखते हैं? क्योंकि इस किसी भी चीज़ को करने के लिए ना आपको एक सर्टेन अपने कंफर्ट जोन के अलावा या जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ अलग करने के लिए आपको करेज दरकार होती है। लेकिन आप उसको जमा करने के लिए या अपने अंदर हिम्मत जुटाने के लिए ना बड़ी आपको मेहनत और अपने अंदर वो जमा करना पड़ता है, पार जमा करना पड़ता है। तो खैर बहरहाल, लेकिन सब लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज मेरे साथ एक ऐसी मिसाल यहाँ पर मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को, जिन्होंने अपनी जो है वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब किसी में से कोई एक चीज़ कम कर देते हैं तो उसमें और बहुत सारी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं। तो ऐसी ही मिसाल मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सेट पर। मोमिना खान को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। तो मोमिना का तारुफ कुछ यूँ है कि मोमिना जो है वो पाकिस्तान की फ़र्स्ट कैमरा वुमेन है विद डिसेबिलिटी, और आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त भी व्हील चेयर पर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस व्हील चेयर को अपने लिए बैरियर नहीं बनाया है, बल्कि और ज़्यादा जो है ना सपोर्ट सिस्टम के तौर पर इसको यूज़ करने लगी हैं। और आप जो है वो डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में एज़ कैमरामैन भी सर्व कर रही हैं, अपनी फील्ड में काम भी कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं, क्या है? और बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास उज़र है ना कि जी काम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये जवाब है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पैशन होना ज़रूरी है। तो मोमिना, डू यू अग्री विद दिस? या ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी। बेसिकली मेरी डिसेबिलिटी स्पाइना बाइफिडा है और बाय बर्थ ही थी। एंड डॉक्टर सेड कि शी कांट वॉक जब मैं 3 साल की थी। मेरे ऑलमोस्ट 3 ऑपरेशन हुए और फिर मेरी फैमिली ने भी जितना ट्राई करना था कर लिया। दे एक्सपेक्ट कि हाँ शायद अब मैं नहीं चल सकती, बट समहाउ अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया कि मैं चलना स्टार्ट हो गई। अरे वाह। 8 साल तक मैं बिल्कुल नॉर्मल चलती थी, अपनी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू कर रही थी, एजुकेशन वगैरह सब सही था।
मैं अपनी स्टेयर से ऊपर जा रही थी तो मैं अपनी बैग के ऊपर ही गिर गई, जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे ही दोबारा से चोट आई। और उसके बाद मेरी अभी मेरी ऑलमोस्ट 9 सर्जरीज हो चुकी हैं। एंड बिकॉज़ यू नो जब आप एक्सीडेंटली व्हील चेयर पर आओ ना, तो आपसे वो एक्सेप्ट नहीं होता है कि आप एकदम नॉर्मल लाइफ से आप व्हील चेयर पर आ गए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि यार अब व्हील चेयर पर कैसे जाऊँ। उस टाइम तो बहुत छोटी थी, 8 साल की बच्ची को इतना नहीं होता कि नहीं समझ आ रहा था कि मतलब व्हील चेयर पर आगे जाके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो सेम थिंग हैपन, बट बचपन में उसको ऐसे गुजार दिया। जब बड़ी हुई तो रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं घर में नहीं बैठ सकती खाली। अब मेरी जो फैमिली है वर्क कर रही थी, सब अपना अपना काम करते थे, तो मैं सिर्फ घर में होती थी अकेले। फिर हमने एजुकेशन के बारे में मैंने सोचा कि नहीं आगे पढ़ना है, क्योंकि सिबलिंग्स वगैरह सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे थे। तो मैंने एक जगह जाके स्कूल में एडमिशन लेना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम आपको एडमिशन कैसे दे दें, आप व्हीलचेयर पर हो, हमारे स्कूल में दूसरे बच्चों पे कैसे असर पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। अच्छा। मैंने बोला यार मुझे नहीं पढ़ना। फिर मैं ऐसे ही करते करते मेरे 11 साल मैं घर के अंदर रही, और उसके बीच में हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर मुझे एक स्कूल मिला कि वहाँ एक्सेसिबिलिटी थी। एक तो पाकिस्तान में मेन इशू होता है व्हीलचेयर फ्रेंडली है ही नहीं पाकिस्तान, तो हम एक्सेसिबल ढूंढते हैं पहले तो मुझे एक स्कूल मिला जो एक्सेसिबल था, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। और मेरी ऑलमोस्ट मुझे 2 इयर्स ही हुए थे वहाँ पे लिए थे। और एज आई टोल्ड यू, मेरी डिसेबिलिटी विद टाइम सिवियर हो गई, तो वो मेरा यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो गया। और एक वुमेन विद डिसेबिलिटी के यूरिन इनकॉन्टिनेंस और यूरिन बैग के साथ आई डोंट थिंक सो कि वो कंफर्टेबल होती है कि अब वो कहीं जाए या सोसाइटी में मूव करे, बिकॉज़ लोगों के कमेंट से ज़्यादा उनकी जो नज़रें होती हैं ना, वो हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर देती हैं। जिस तरह वो देखते हैं कि यार व्हीलचेयर पे और फिर यूरिन बैग है। तो ऐसा ही हुआ। फिर मैंने एजुकेशन वगैरह छोड़ दी और बिल्कुल 4 साल तक बेड पे रही, अपना कोई काम नहीं कर सकती थी। और उसकी वजह से मेरी डिसेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे लोअर पूरी बॉडी में सेंसेशन चली गई। अच्छा। सो फिर एक मेरे बाबा के फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का बताया। अच्छा, यहाँ तक आपने कितने पढ़ लिया था, कितनी तालीम? मैंने 8 क्लास तक पढ़ा था। अच्छा। और वो भी क्योंकि मैंने जंप किया था क्लास में, क्योंकि मैं घर में रह के पढ़ती थी, मुझे शौक था पढ़ने का पर एडमिशन ना होने की वजह से नहीं पढ़ती थी। लेकिन खैर फिर मैंने डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन का जब मुझे पता चला, तो मैंने बोला नहीं यार, मैं कैसे मतलब लोगों में जाके ना बात करूँगी। मुझे इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं लोगों को फेस करती बाहर जाके। सही। जब मैंने DWA ज्वाइन किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि सारे जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे सब व्हीलचेयर्स पे थे, और इतनी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा सिवियर डिसेबिलिटीज़ होने के बाद वो लोग अपने अपने खुद काम कर रहे थे पूरा। मतलब कोई वीडियो एडिटिंग कर रहा था, कोई अपने ऑफिस को असिस्ट कर रहा था, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इवन एक पर्सन विद डिसेबिलिटी दूसरे पर्सन विद डिसेबिलिटी को खाना खिला रहा होता था। इतने वहाँ ऐसे काम होते थे जो मुझे बहुत इंस्पायर हो गई मैं उसको देख के। फिर हमारे जो फाउंडर हैं सर जावेद रईस, उन्होंने मेरी बहुत काउंसलिंग की। तो क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो, तुम में क्या कमी है, कुछ भी नहीं है, ये जो सब है ना ये एक्सेसिबल, ये सब खुद करना है, किसी को बोल के नहीं करवा सकते हम। एंड इसी तरह से मेरी जर्नी DWA की स्टार्ट हुई। जब मैंने मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि रील्स बनाने का, क्योंकि घर में बैठ के और कुछ था ही नहीं, तो सोशल मीडिया यूज़ कर रही थी। सही। तो रील्स वगैरह बहुत ज़्यादा मैं देखती थी, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं भी बनाऊँ। और मैं हर मोमेंट को कैप्चर करती थी, चाहे वो फोटोग्राफी हो या वीडियोग्राफी हो, मैं हर चीज़ को बना के ना अपने पास ही सेव रखती थी। मुझे शुरू से शौक था रील्स बनाने का। तो ऐसे ही मैंने जब मैं आई तो मैंने देखा कि सब अपने मतलब स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और व्हील चेयर पर कर रहा है। तो वो मुझे बड़ा यूनिक लगा, क्योंकि मैंने तो व्हील चेयर वालों को हमेशा घरों में ही देखा है अपनी तरह। सो या, और लोगों को लगता भी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वो बैठ को ही बिलोंग करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो जब मैंने ये देखा, मैंने बोला यार ये दिखाने वाली चीज़ है, ये क्यों नहीं हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। तो मैंने ऐसे ही एक रील बना के डाली। तो हमारा जो YouTube चैनल है विंग्स ऑन व्हील, जो DWA में सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ही कवरेज देता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इशूज़ होते हैं, हम वहीं पे चलाते हैं। और वो वहाँ मैंने एक रील बना के डाली जो सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी। एंड उसके बाद मुझे सर हुसैन ने एज अ वुमेन कैमरामैन लिया कि तुम यहाँ पे काम करो। और उस टाइम पे बहुत मुश्किल था वो गिम्बल चलाना, बिकॉज़ मैं मैनुअल व्हीलचेयर पे होती हूँ। इलेक्ट्रिक वालों को इजी होगा कि वो कर सकते हैं, बट कोई है नहीं पाकिस्तान में, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। पर मैनुअल व्हीलचेयर पे काफ़ी मुश्किल था उसको मैनेज करना कि एक हाथ से व्हीलचेयर चला रही थी और एक हाथ से कैमरा कर रही थी, बहुत मुश्किल और फिर उसको एडिट करना बहुत। और इवन मुझे स्पाइन में स्कॉलिसिस भी है, तो उसकी वजह से और भी इशू था कि मैं ज़्यादा बैठ नहीं, बट वो करा मैंने कि नहीं यार कुछ तो करना है ना। अपनी बाउंड्रीज से आप आगे निकल के हाँ, अपने कंफर्ट जोन से आगे आपको खुद पुश किया। पॉइंट इज हियर कि आप देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन
वही वाली बात जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना कि अपने आप को पुश करना है, अपनी बाउंड्री से निकलना है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना है, वो मोमिना ने भी बाय द टाइम चीज़ों को ऑब्जर्व किया, लर्न किया और उसको अप्लाई किया। तो देखें आज आप वो कहाँ हैं। तो मोमिना, आप डिसेबल्ड वेलफेयर एसोसिएशन में एज वुमेन कैमरामैन तो काम कर रही हैं, क्या टास्क मिलते हैं आपको और क्या प्रोजेक्ट करना होता है, किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रही हैं, लाइक मतलब यूट्यूब के लिए करती हैं या इनका कोई चैनल है या कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बना रहे होते हैं? हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बहुत कवरेज किए हैं। हमने जल से अभी जो रिसेंटली हो रहे थे हम उसमें भी जाके उनको कवरेज किया है हमने। प्लस हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी है और उसके ऊपर ही हम पोस्ट करते हैं। एंड मुझे वीडियो एडिटिंग का भी खुद ही शौक था कि मैं खुद वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो मैं शूट उसको फिर एडिट भी खुद ही करती हूँ अपनी उससे, कि जैसे मुझे पता होता है सीक्वेंस कैसे है तो मैं वैसे एडिट कर लेती हूँ खुद ही बना के। एंड या यूट्यूब के लिए एंड फेसबुक के लिए मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत रील्स पोस्ट किए विंग्स ऑन व्हील्स के, तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे काम करती हूँ। सही। तो रिस्पांस कैसा है ओवरऑल और ख़ुद अपने आप में कितनी तब्दीली महसूस करती हैं आप अपना इतना एक्टिव होने के बाद, और क्या रोज़ जाना होता है, क्या है इसका? हाँ, हम रोज़ जाते हैं। लाइक अगर कोई बहुत सीवियर डिसेबल है तो वो अपनी मर्ज़ी से 1-2 छुट्टी कर लेता है, बट हम लोग डेली जाते हैं वहाँ पर, अपना सब अपनी अपनी रूटीन में अपना अपना टास्क करते हैं। एंड मुझ में ये चेंजेस हैं क्योंकि मैं एज आई टोल्ड यू मैं बहुत शाय हो गई थी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया था जब मुझे व्हीलचेयर वगैरह पे मिला और वो यूरिन बैग, तो मैं बहुत ज़्यादा शाय हो गई थी। मैं किसी को फेस नहीं करती थी, इवन तो मैं अपना पाँव भी नहीं दिखाती थी किसी को, मैं इसको फोल्ड करके रखती थी कि कोई देख ना ले, जिसकी वजह से इसका पूरा पोस्टर ख़राब हो गया था। इतना ज़्यादा मैं लोगों के बोलने से डर गई थी कि लोग ऐसे बोलेंगे। तो ये सब जो बिल्ड हुआ ये आफ्टर DW ही हुआ है, जब क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को सबको इंडिपेंडेंट होना सिखाता है कि आप कैसे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। तो DW हैंड्स मिलके इसी को कवर करते हैं कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों में गुजार सकें सुकून से। तो अब आप अपने सारे काम कर सकती हैं, मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ। इवन तो मुझे वैन और गाड़ी वगैरह में शिफ्टिंग नहीं आती थी, मुझे डर लगता था मैं गिर जाऊँगी, अब मैं खुद ही शिफ्ट कर लेती हूँ। और जब मैं कभी अकेले कहीं गई नहीं है, यहाँ आने के बाद मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मैं खुद ही हर जगह जाके अपनी, क्योंकि पहले तो कोई मुझे पुश करने के लिए चाहिए होता था व्हीलचेयर पे, आइडिया नहीं था कि कैसे करूँ, बट अब मैं खुद अपने सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा, ये सिखाया गया आपको या आपने लोगों को देख के सीखा है? नहीं मैम, हमारी IL ट्रेनिंग्स होती हैं बाकायदा कि आप कैसे व्हीलचेयर को मैनेज करना है, कैसे चलना है। हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं फ्राइडे टू फ्राइडे। एंड इवन हम इस्लामाबाद में जाके हमने ट्रेनिंग्स ली हैं, इसके बाद हमें इतना सिखाते हैं। हमारे सेंटर में भी बहुत ज़्यादा ILC के ट्रेनर्स मौजूद हैं जो हमें सिखाते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो देखें अब बहुत सारी चीज़ों में ये होता है मोमिना कि आपने कुछ कर लिया, शौकिया आपने रील बना ली, आपने ये शूट कर लिया और आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, ठीक है, गुड इनफ, आपको बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल गए, फॉलोअर्स मिल गए, अभी वो अमूमन यही लोगों का चार्म होता है। लेकिन इसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि अभी बात ये है कि क्या आप इससे कुछ अर्न भी कर रहे हो या ये सेल्फ जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए है खाली, या क्या है? क्योंकि मैं ये इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या जो लोग हैं, हम समझते हैं ना डिसेबल है, वही वाली बात कि वो कहीं कुछ नहीं कर सकता, उसको उठा के जी बिठा दो, तो लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम देख रहे होते हैं गवर्नमेंट की नौकरियाँ भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो वो सोर्स ऑफ इनकम अपनी खुद भी जनरेट कर रहे होते हैं। तो अब मोमिना, आप ऐसा कुछ कर रहे हो? मैंने DW में आने के बाद ही अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था जब मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक था मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे थ्रू आउट सपोर्ट करती रही है। उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि तुम डिसेबल हो या हम पे बोझ हो। मोस्ट प्रॉब्ली फैमिलीज ऐसा करती हैं, बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। तो मेरा ये था कि मैं उनको पे बैक ऐसे करूँ कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, कुछ अर्न करूँ। तो फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने सर जावेद से भी पहली बात यही की थी कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ सबसे पहले कुछ बन के। तो यहाँ आने के बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करती हूँ और अपने खुद के लिए भी इतना अर्न कर लेती हूँ कि मैं आराम से अपना पूरा मन गुजारती हूँ। दैट्स बिकॉज ऑफ DW, क्योंकि अगर ये लोग मुझे इस तरह से काउंसलिंग नहीं करते मेरी तो शायद ये नहीं हो सकता था। तो क्या बिज़नेस करती हैं आप? मैम मैं ट्रेडिंग करती हूँ, बाइनेंस पे ट्रेडिंग वगैरह कर लेते हैं और हमारे सेंटर में इसकी ट्रेनिंग ही होती है। मैंने उस ट्रेनिंग को लेने के बाद ही इसको स्टार्ट किया था, अदरवाइज़ मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं था। सर, तो यहीं से आपको लोगों इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सिखाया कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों से जब आता है कोई भी शख्स वहाँ पर आपकी एसोसिएशन में, तो उससे पूछते हैं आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं? जैसे मेरा पैशन था कि मैंने मीडिया में ही काम करना था, तो मुझे मीडिया में ही लेके गए। अगर मेरा इंटरेस्ट होता कि मैं कोई कंप्यूटर वगैरह, वो सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। एंड दूसरी चीज़ कि हमारे सेंटर में ये होता है कि जिसकी जो डिसेबिलिटी होती है ना, वो उसके साथ बैठ के काउंसलिंग कर लेता है। जैसे अगर पोलियो वाले आ रहे हैं तो पोलियो वाला कोई दूसरा बंदा बैठ के उसको बता देगा कि मैं ऐसे शिफ्ट करती हूँ, मैं ऐसे।
स्पाइनल कॉर्ड वाले जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सीवियर डिसेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बिल्कुल लोअर पार्ट में सेंसेशन नहीं होती, तो हमें मूवमेंट वगैरह करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हमारे पास जितने भी लोग होते हैं जो सेम डिसेबिलिटी, जैसे स्पाइना बाइफिडा के हमारे पास ऑलमोस्ट 10 से 11 सेंटर में जो डेली आते हैं, उनकी बता रही हूँ खाली, वो हैं। तो हम सब बैठ के ना आपस में शेयर करते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस कि मैंने ऐसे यहाँ पे चली गई, मैंने ऐसे शिफ्ट कर लिया, ताकि एक दूसरे को खुद भी आइडिया मिले कि मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी वहाँ पर अब क्या करते हो आप लोग? जैसे बहुत सारी जगहों पर जाना होता है, रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे मॉल्स अभी तक जो है, अब वैसे ज़्यादातर तो मॉल्स तो अब एक्सेसिबल हो गए, तो बहुत सारी लेकिन जगह ऐसी होती हैं, तो फिर वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं? हमने लाइक वही जो जैसे अभी यहाँ पे भी लिफ्ट ख़राब थी तो मुझे किसी ने उठा के व्हीलचेयर समेत ही हम ऊपर आ गए। तो ऐसा बहुत सारी जगह होता है कि हम व्हीलचेयर को उठा के कर लेते हैं, बट DW हैंड से मिलके इतने ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किए हैं, इतनी ज़्यादा जगहों को एक्सेसिबल किया है कि अब वो जिधर हमें जाते हैं तो वहाँ हमें एक्सेसिबिलिटी मिलती है मोस्ट प्रॉबेबली। एंड आई थिंक अगर DW जैसे इदारे और भी बन जाएं तो शायद हम पूरा पाकिस्तान ही मिलकर एक्सेसिबल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो पूरा एक्सेसिबल है। बट हमारा मसला ये नहीं है कि हम एक कोने में रह के बस एक जगह पे अपनी अलग दुनिया बनाएं। हमारा काम है कि हम सोसाइटी में निकल के नॉर्मल लोगों की तरह जिएं, सब जैसे इंक्लूसिव एक सोसाइटी होनी चाहिए। तो आई थिंक अगर DW जैसे इदारे और बनेंगे तो हम लोग मिलके सब एक्सेसिबल करके एक साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, एंड रियली गुड टू हैव यू हियर मोमिना, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। आप अपने जैसे लोगों के लिए या उन लोगों के लिए भी कि जिनके जो बहुत सही सलामत है लेकिन अपने काउचेस में पड़े रहते हैं और कहते हैं जी कुछ कर नहीं सकते, हमसे तो कुछ होता ही नहीं जी, नौकरियां नहीं हैं, काम कैसे करें, तो इन लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? और फिर जो डिसेबल हैं ख़ास तौर पर उनके लिए, क्योंकि आप उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो, जैसे आपने लोगों से सीखा, लोग इस वक्त आपसे सीखेंगे और शायद बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आपको देख के मोमिना बदल जाए। मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, सोसाइटी आपको खुद देख के एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ ये ऐसा है, हम क्यों इसको सिंपैथी दें। तो सबसे पहले तो मुझे यही है कि आप अपने आप में एक्सेप्टेंस लाएं द वे यू आर। किसी से भी आप कम नहीं, क्योंकि हमारे असल में ना डिसेबिलिटी हमारे माइंड्स में होती है कि ये बंदा ऐसा, ये चल नहीं सकता। यार सबके पास कोई ना कोई ऐसे काम होता है जो वो खुद नहीं कर सकता। मैं बस खुद चल नहीं सकती, कुछ लोग खुद अपने हेयर कट नहीं कर सकते, हम उसके लिए तो सैलून जाते हैं ना, तो वो डिसेबल थोड़ी हुए। तो आई थिंक वो हमारे माइंड्स में हमें देख के वो एक ना बना लेते हैं माइंडसेट। तो आई थिंक सबको अपने अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि यू कैन डू इट। एंड सबसे पहले तो अगर फैमिली के सपोर्ट हो तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत आसान हो जाती है कि आप आगे निकल के जाओ और सब अपने खुद काम करें। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच मोमिना फॉर कमिंग इन द शो, और बहुत अच्छा लगा लिटरली आपसे मिलकर। उसकी वजह ये कि आप वाकई इंस्पिरेशन हो, और मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी शख्स जो है वो अपने आप को डिसेबल ना समझे। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि अल्लाह ताला जब कोई एक सलाहियत ले लेते हैं तो उसके बदले कई और सलाहियतें ऐसी आपको देते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत लोग डिसेबल यानी चल नहीं सकते लेकिन बहुत अच्छे लिखारी होते हैं, बहुत अच्छे पोइट होते हैं, बहुत अच्छे खाना बनाना जानते हैं, बहुत अच्छे जो है कंप्यूटर चलाना जानते हैं, IT कोर्सेज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए और माशरे में अपना रोल अदा कीजिए, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाइए। मोमिना को आज इसीलिए बुलाया क्योंकि मोमिना हम सब के लिए इंस्पिरेशन है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि डिसेबल हैं, बल्कि वो लोग जो कि फुल ऑफ एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी डिसेबल हैं, उनके लिए मोमिना मिसाल है। थैंक यू सो मच मोमिना फॉर कमिंग इन द शो। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे यंग एंड इंस्पायरिंग लोग हमारे साथ होंगे जो कि आपको किसी ना किसी फील्ड में इंस्पायर करेंगे। आपकी मुलाकात मोमिना से करवाई, अब और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं। मेरे साथ शारिक अली साहब मौजूद हैं, आप टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के। वेलकम टू द शो शारिक साहब। और साथ साथ हमारे साथ शाजिब खान साहब भी मौजूद हैं, आप जो है वो मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं और अभी रिसेंटली विन करके आए हैं गामा वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023, उसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया। वेलकम टू द शो शाजिम एंड मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो सफ़र का आगाज़ जो है ना वो यकीन अब ये मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन शाजिब सबसे पहले ये बताइए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और ये मेडल आपको मिला, मुबारक हो, पाकिस्तान का नाम आपने दुनिया भर में रोशन किया। खैर मुबारक। जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हम गए थाईलैंड और हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जिसमें 38 कंट्रीज आई हुई थी। तो हम पाकिस्तान से 2 एथलीट्स गए थे। तो वहाँ पर जो हम गए, वहाँ पर जो हालात थे वो देखें तो पहले तो थोड़ा सा प्रेशर आया, लेकिन फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा कंट्रोल हुआ और हम लोगों ने पहली फ़ाइट्स की और स्पेन के साथ
और दूसरी यूएसए के साथ थी और तीसरी फाइट चेक रिपब्लिक के साथ थी जी। तो फिटनेस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मार्शल आर्ट्स के लिए यकीनन शारिक, और जो है ना वो कैसे इसकी तैयारी होती है, फेडरेशन क्या कर रही है, कितने लोग मुंसलिक हैं, कुछ इस बारे में बताइए। फेडरेशन तो पूरा सपोर्ट करती है, जहाँ तक फिटनेस का है, फिटनेस पे ही टोटल डिपेंड होता है हमारा, क्योंकि फिटनेस में डाइट भी आ जाती है, फिर एक्सरसाइज होती है, फिर एक्सरसाइज अलग अलग किस्म की, स्ट्रेंथ की अलग होती है, स्टेमिना की अलग होती हैं, तो वो अलग अलग एक्सरसाइजें करवाते हैं। कितने लोग आपके साथ इस फेडरेशन में मुंसलिक हैं, कितने नए बच्चे हैं और पुराने लोग शामिल हैं, देखिए कैसे मुंसलिक काम तो हो रहा है? बहुत है, मगर काम की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे कुछ फंड की वजह से हमारे एथलीट रह जाते हैं, कि अभी भी तकरीबन 7 से 8 जाने थे, मगर ये कि हमारे जो स्पॉन्सर थे वो लास्ट मोमेंट में बैक हो गए, जिसकी वजह से 2 एथलीट जा सके। अभी हमने नेशनल चैम्पियनशिप कराई थी, तो उसमें हमने सिलेक्शन की थी लड़कों की, थे कुछ जूनियर लड़के, ये तो माशाल्लाह से सीनियर हैं, ये पहले भी 2 इवेंट इंटरनेशनल खेल के आ चुके हैं। ज़बरदस्त जी, तो बस ये कि लास्ट मोमेंट में रह गए वो लड़के। सही। तो आप कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स में और हिस्सा ले चुके हो शाहजेब? मैं 2021 में भी जा चुका हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान तीनों को बीट करके फर्स्ट पाकिस्तानी था जिसने एशिया में गोल्ड लाया था। ज़बरदस्त। और 2022 में मैं गया था थाईलैंड, उसमें फर्स्ट फाइट इंडिया के साथ हुई, उसको बीट किया। सेकंड फाइट किर्गिज़ के साथ हुई, तो उससे एक ही पॉइंट में मतलब मैं हार गया था। और अब जो हुई थी मेरी स्पेन और यूएसए से जीतकर, यूएसए से तो मेरे ख्याल से तारीख में पाकिस्तान ने किसी ने नहीं जीता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी बीट किया। तो कहाँ से स्टार्ट किया ये मार्शल आर्ट्स का सफ़र आपने, और ये मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में ज़रा आप दोनों ही कुछ बताइए हमें ना। पहले शाहजेब आप बताइए। मिक्स मार्शल आर्ट मैंने जब स्टार्ट किया 2016 में, वहाँ से हल्का सिंध लेवल खेला कराची, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल के बाद नेशनल खेला, नेशनल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मुझे इंटरनेशनल का मौका भी मिला। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, आगे और इवेंट्स आएंगे, और कल से ही हमने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर ली, क्योंकि दोबारा इंशाल्लाह गोल्ड लेने के लिए हम जाएंगे इंशाल्लाह। ट्रेनिंग के बारे में तो आपसे पूछेंगे, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और जो है वो कितना मुश्किल है, आसान है, क्या है, लोगों को मुश्किल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए मेरा दूसरे स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ रहा है, बॉडी बिल्डिंग में भी रहा हूँ मैं, और बॉडी बिल्डिंग जिम वगैरह भी मेरे। तो बॉडी बिल्डिंग में अगर आप एक जूनियर या सीनियर जा रहे हैं ना, उसका सिर्फ ये होगा कि हारना है या जीतना है। मिक्स मार्शल आर्ट में ऐसा एक थर्ड एक ये होता है कि इंजरीज, अगर जूनियर लड़का चले गया और वहाँ ज़्यादा सीनियर हो ना, वो ऐसा इंजर्ड करता है कि 6 महीने, साल या 2 महीने भी बीमार बंदा रह सकता है। इंजरीज़ का ये लेवल है। तो मिक्स मार्शल बहुत ज़्यादा हार्ड गेम है, क्योंकि सारे मार्शल आर्ट का निचोड़ है। इसमें सब कुछ आता है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ग्रेपलिंग, रेसलिंग, जोडो, जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं ये सब जमा होके ये MMA फाइट के अंदर यूज़ होते हैं। सही। तो ये जो है कितनी देर की फ़ाइट होती है? 1 मिनट की 1 राउंड होता है, फिर 3 राउंड होते हैं। 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो इसमें क्या चीज़ ऐसी ट्रिक्स ज़्यादा काम आती हैं, बॉडी फिटनेस ज़्यादा काम आती है, ट्रेनिंग ज़्यादा काम आती है? फिटनेस तो मस्ट है, फिटनेस तो हमारे स्टेमिना बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। स्ट्रेंथ, ये सब पार्ट ऑफ गेम है। ये नहीं हो तो कोई भी एक चीज़ कमज़ोर हो आपका, तो उसमें आप मार खा जाते हैं। तो अभी आप ब्रॉन्ज लेकर आए हो, किस चीज़ की अब आपको कमी महसूस हुई? अब आपने कहा ना आज से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, अब गोल्ड की तरफ बढ़ना है, तो अभी ज़ाहिर है जब डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, अपना कॉम्पिटिटर देखते हैं, तो पता चलता है कि यार यहाँ लैब्स है। तो आपको पता चला किस चीज़ में लैब्स है, क्या करना है अब आपने मज़ीद? जी, हमने जो अभी ब्रॉन्ज हुए तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कोच की कमी थी, कि किस कोच को अगर कैंपिंग होनी चाहिए, कैंप लगने चाहिए, कैंप्स मिल जाते हैं, अगर हमें बाहर मुल्कों में कैंप मिले, हम अलग अलग खिलाड़ियों के साथ स्पायरिंग करें, तो हमारे स्पायरिंग जो पार्टनर है पाकिस्तान में बहुत कम है। तो हम अगर अलग अपने से ऊपर लेवल वाले के साथ करेंगे तो वो हमें हमारा लेवल भी ऊपर ही जाएगा। तो उस चीज़ों की कमी थी, तो वो पूरी हो जाए इंशाल्लाह, अगली बार हम ज़रूर गोल्ड लेंगे इंशाल्लाह। तो आप जैसे बता रहे हैं कैंप्स वगैरह की कमी है, क्या वजह है इसकी? फुकदान क्या है कि लोगों की तवज्जो नहीं? क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा तो हम नहीं जानते मार्शल आर्ट्स या मिक्स मार्शल आर्ट्स के बारे में, कि कब गेम्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। असल में स्पोर्ट्स से रुझान हट गया है, हमारे स्पोर्ट्स से रुझान हट गया है। हमारे अपर लेवल के जो लोग हैं, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, इन लोगों का अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दें तो अच्छा बेनिफिट आ सकता है। क्योंकि जब हम टीमें लेके जाते हैं तो वहाँ
30 एथलीट आए हुए, 20 आए हुए, 50 आए हुए, या हमारे 2, 4, 6 जाते हैं, तो वो फंड की वजह से रुक वो जाते भी जैसे आपने बताया कि 8 जाने थे, उनमें जी से 2 जी, जा सके। लास्ट मोमेंट अब एक एथलीट को जहन में ही नहीं होता कि वो जाएगा भी नहीं जाएगा। ये स्पॉन्सर हो, भले गवर्नमेंट ना करे, स्पॉन्सर आए वो हमें सपोर्ट करें इंशाल्लाह ताला। ये प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं जो अभी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जी जी, प्राइवेट भी होते हैं, मेरी फेडरेशन भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हमें। हम फेडरेशन भी सपोर्ट करती है, और अभी जो हमें ये 2 का जो पॉसिबल हो सका, आधा फेडरेशन ने किया था, आधा गोल्ड प्योर फॉर्म वालों ने किया था, जो एक दूध की कंपनी है, वो अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, उन्होंने भी हमें कुछ स्पॉन्सर किया, तो आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो हमें और भी लोग कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में, उनका लोगो, उनका ब्रांड जो भी हो हम लगा लेंगे। अगर ऐसे प्राइवेट फर्म वगैरह आगे आएँ तो आप यकीन माने कि जिस लेवल पे भी हम जाने अभी वो खेले हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, वर्ल्ड गेम्स भी हो ना, तो कोई मसला नहीं हमारे लिए। एथलीट बहुत अच्छे हमारे पास, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा। अब देखें ना, एक इतना प्रेशर होता है, 30-40 एथलीट आए हुए, 2 वो प्रेशर फेस करना, फिर ब्राउन्स लेकर आना, कोई आम बात थोड़ी है। और इंटरनेशनल लेवल पे वैसे ही जाते ही बंदा इतना प्रेशर में होता है। और वो लोग जिस एनवायरनमेंट में, जिन चीज़ों में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी होती है। उनको उनका क्या तो न्यूट्रिशन अलग होता है, उनका डॉक्टर अलग होता है, उनका कोच अलग होता है, समझे, सप्लीमेंट वगैरह सब चीज़ें उनके साथ चल रही होती है। हम नॉर्मल डाइटों पे चल रहे होते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइजों पे चल रहे होते हैं, ना हमारे पास कोई इंटरनेशनल कोच हैं, ना फिर हमारे पास ऐसे कैंप हैं। क्या वजह है, कोचेस का फुकदान क्यों है? सीनियर प्लेयर्स का है या है ही नहीं है, क्या वजह? सीनियर्स तो हैं, मगर देखें इंटरनेशनल का एक अलग होता है कोच का, समझ नहीं, वो फिर बहुत ज़्यादा अपडेटेड होता है, अपडेटेड चीज़ें चाहिए हमें, बात सारी है। तो फेडरेशन राब्ते करती है बाहर लोगों से, इंटरनेशनल बिल्कुल प्लेयर्स से, तो कोई आने के लिए राजी है? या अभी फेडरेशन की तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। कंसल्टेंसी हो रही थी, उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं कि भाई कैसी कोचिंग हो रही है, लेकिन हाँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर की जा सकती है, कुछ कंसल्टेंसी तो ली जा सकती है। नहीं देखें, फेडरेशन की सपोर्ट है तो 3 साल से माशाल्लाह से हम इंटरनेशनल इवेंट भी खेल रहे हैं। और नहीं, मैं कोच के हवाले से पर्टिकुलरली बात कर, नहीं फ्यूचर है प्लान, फ्यूचर कोई राब्ता कर लें कोई सीनियर प्लेयर से, कोई जी जी इंशाल्लाह ताला प्लान में है हमारे, इंशाल्लाह ताला हम कैंपिंग वगैरह करने के हैं प्लान। जैसे नेशनल चैम्पियनशिप करा, इसमें से काफ़ी लड़के न्यू एथलीट निकले हमारे पास, तो अब कोचिंग करेंगे तो अल्लाह ने चाह बेहतर। ये जो लोग आ रहे होते हैं मार्शल आर्ट्स फेडरेशन में, या जो है इस खेल की तरफ लोगों का रुझान है, कहाँ से ये यंग टैलेंट आ रहा है? इनको देखकर आ रहा है, या जो है ना स्कूल कॉलेज से आ रहा है, या नेशनल गेम्स से आ रहा है? किधर से जो है टैलेंट निकलता है, एक्सप्लोर कैसे करते हैं? नहीं, जो सीनियर्स को तो देख के एक लोग फोकस करके तो आते हैं, अचीवमेंट देख के, फिर फाइट्स वगैरह देख के वो भी होता है, फिर दूसरा स्कूल कॉलेजेस वगैरह इनसे भी काफ़ी निकल के आते हैं। आपका ताल्लुक कराची में कहाँ से, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं? जी जी, बहुत लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ताल्लुक है गुलशन इकबाल से। सही। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं माशाल्लाह सब जानते हैं और आते रहते हैं, क्लब वगैरह ज्वाइन करते हैं। और लेकिन कराची की जिस तरह आवाम है, तो ये गेम जिस तरह सख्त है, तो बहुत कम लोग टिक जाते हैं। तो जिस तरह आजकल मोबाइलों का दौर है, लोग मोबाइल से निकलते ही नहीं हैं। क्रिकेट के मैदान खाली होते हैं, तो ये तो मार्शल आर्ट है, ये तो मारदार का गेम है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने क्यों चूज़ किया मार्शल आर्ट्स? मुझे तो बचपन से ही इन लड़ाई झगड़ों का शौक था। लेकिन आपने उसको पॉजिटिव वे में यूज़ किया, दैट्स द पॉइंट। तो घर वालों ने सोचा कि इसको एक अच्छी जगह डाल लेते हैं। तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गए हैं, 8 साल हो गए मुझे, तो बाहर कुछ नहीं, बस शरीफ बन गए और सीधे साधे। गेम ऐसे है कि बंदे को स्पोर्ट्स एक पॉजिटिव वे भी देता है। ये देखिए ना आपके कितनी पॉजिटिव अप्रोच है, जी बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल। और आपके टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे आपकी एक ज़हनी तवाज़ुन, आपका क्या मतलब किस तरह आपका टीचर कौन है, आपको कैसे उन्होंने इंस्पायर किया, लेके गया? इमरान कासिम साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वो मैं ट्रेन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं। उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी ट्रेनिंग में, लेकिन उम्मीद थी कि अगर वो साथ चलते तो हमें गोल्ड से भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है शाहिद साहब। जैसे हम देख रहे होते हैं कि एक आपका उस्ताद या आपका ट्रेनर साथ हो, जी जी जी, तो आपको वहाँ पर भी बैठ के टिप्स दे रहा होता है, बता रहा होता है, चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट मोमेंट में जब ये चीज़ें प्रॉब्लम आई तो मजबूरन हमें, जो अब मैं पता था कि मेडल मार के आएंगे लड़के,
मजबूरन इनको भेजना पड़ा। फुटबॉल का जो टैलेंट है, मुझे पहले लगा कि शायद जो है ना रियादी से होंगे, क्योंकि वहाँ पर ये मार्शल आर्ट्स और फुटबॉल का बहुत ज़्यादा स्कोप है और लोग बच्चे खेलना चाहते हैं। मैं जाती रहती हूँ शोज़ के सिलसिले में, रियादी वगैरह भी, तो बहुत टैलेंट है स्पोर्ट्स का वहाँ पर। जी बिल्कुल। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, देखिए सहूलतें ना होने के बावजूद इंटरनेशनल इवेंट खेलकर और विन कर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन बात वही है कि टैलेंट को एक्सेल करने के लिए मौके हैं, लेकिन बस ज़रा सी जो है ना वो हेल्प की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, चाहे वो हुकूमत करे या प्राइवेट स्पॉन्सर्स करें। बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स क्रिकेट में तो हम देख रहे हैं, चले हॉकी में भी किसी हद तक है, लेकिन बाकी गेम्स को भी अगर ज़रा सी तवज्जो मिल जाए तो आप ये देखेंगे विदाउट तवज्जो ये जो है वो नेशनल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, गामा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वो जब उसमें ब्रॉन्ज आ सकता है और ये कह रहे हैं कि और लोग जाते तो शायद हम गोल्ड भी ले आते, लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब असिस्टेंस हो, ज़रा सी तवज्जो हो, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और दुनिया में पाकिस्तानियों का नाम रोशन हो सकता है। शाहजेब, आपकी आमद और वक़्त बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला किया, ब्रॉन्ज़ आप लेकर आए, आगे आने वाले वक्तों में आप गोल्ड भी लेकर आएँ और मुल्क का नाम रोशन करें। हमारी दुआएं और विशेज़ आपके साथ हैं। शारिक अली साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक़्त का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरयार, वेलकम टू द शो। और शहरयार के टैलेंट के बारे में मैं क्या कहूँ भाई, टैलेंट इज़ स्पीकिंग इटसेल्फ, तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शहरयार बीट बॉक्सिंग करते हैं और आज हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। तो शहरयार मेरे तो सांस ही रुक गया था कि सांस कब लोगे, रुक जाओ। तो कितना स्टेमिना रिक्वायर्ड होता है और कब से कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते हुए? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड नहीं, ये प्रैक्टिस पे मुझे 3 साल हो गए। लाइक मैं ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फ्रॉम यूट्यूब मैंने सीखा था। सही। जी, मेरे दोस्त ने मुझे रेकमेंड किया था। तो ये आपको लग रहा है कि लाइक मैं किस तरह वो टेक्निक्स कर रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट, इट्स जो डिफरेंट साउंड्स हैं, डिफरेंट वेरिएशन है, इसमें मैं इनहेल भी कर रहा हूँ, एक्सहेल भी कर रहा हूँ। सांस प्रॉपर आपका चल रहा है। एग्जैक्टली। रिलैक्स। लाइक इस तरह जब मैं इनर करता हूँ, ये देखें, इससे मैं इनहेल करके मैंने एक्सहेल कर दिया, ये साउंड। तो ये डिफरेंट बीट्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जिससे सांस का कुछ मसला नहीं होता। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने जी देखा, सीखा, मतलब लाइक डिफरेंट साउंड्स को सुन के अडॉप्ट करके और ना निकाल, लेकिन आपने बताया कि इसकी प्रॉपर टेक्निक है जो आप लर्न कर रहे हो। जी बिल्कुल। क्या सीखते हैं उसमें? सांस रोकना लेना सीखते हैं, डिफरेंट साउंड कौन से बॉक्स से कहाँ से निकालना, ये सीखते हो क्या उसमें आपको? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये डिफरेंट साउंड्स आते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, आपस में बैटल्स होते हैं, तो वहाँ से जो भी न्यू यूनिक साउंड होता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जब आ जाता है फिर उसको फिर अपने इक्वल बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसको मेजरमेंट करके देन अगर वो केपेबल होता है साउंड पावर के साथ, देन वो इजीली हो सकता है, वरना नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस के, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाता है। तो आप कितना टाइम हो गया आपको सब कुछ सीखते हुए? मुझे 3 साल हो गए प्रॉपर करते हुए, बट आई स्टार्टेड 5 साल पहले। अच्छा, तो कैसे शौक पैदा हुआ? किसी को देखा था, किसी ने इंस्पायर किया, टीवी में देखा, किसी शो में देखा, या खुद ही करते थे तो उसको और मैं सीखूं? मैं गेमिंग करता था, हमारा गेमिंग कम्युनिटी थी, तो वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, वो करता था बीट बॉक्स। तो उसके साथ साथ मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था, लाइक बिगिनर लेवल पे। देन मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे करता था अपने कॉलेज टाइम पे। देन आगे जब मैंने थोड़ा सा इसे प्रॉपर सीरियस लिया, देन आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फिर मुझे पता चला देयर इज़ अ ह्यूज कम्युनिटी इन कराची। फिर हमने बैटल्स वगैरह जो कराची में होते हैं, हमने वो बैटल्स वगैरह किए। देन आई वाज 18 years old चैम्पियन इन कराची एंड आई गॉट 7th पोजीशन इन पाकिस्तान। ऑल्सो हम लोग डिस्कॉर्ड पे इंटरनेशनल बैटल्स भी करते हैं, लाइक इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, उन सब से। अच्छा, मैं यही जानना चाह रही थी क्योंकि देखिए इंडिया का आपने जिक्र किया, तो उनके पास तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और अपना टैलेंट दिखाने के लिए भी मुख्तलिफ रियलिटी शोज़ भी हैं, प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ चैम्पियनशिप्स भी हो रही होती हैं। पाकिस्तान में क्योंकि प्लेटफॉर्म्स मुझे ऐसा लगता है कि कम हैं, क्या ऐसा है वाकई? और आप लोग किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, या जो है वो कितना स्कोप आपको नज़र आता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं।
पाकिस्तान में एकदम से हाईलाइट हो जाते हैं ना, बिकॉज आजकल जो है सोशल मीडिया और इन सब का दौर है, तो शोज़ वायरल हो जाते हैं, रील्स वायरल हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये पाकिस्तान टैलेंट से भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सिलेक्टेड हैं, और जब वो होते हैं तो एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर लोग आ जाते हैं एकदम। तो वहाँ पर ये बीट बॉक्सिंग का अगर हम देखें तो बहुत रेयर है, बहुत रेयर, बिकॉज प्लेटफॉर्म है नहीं। तो इसलिए फिर हमारी जो अपनी कम्युनिटी है वो खुद इवेंट्स करके देन हम लोग खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अच्छा, तो कुछ अब साउंड्स आप बताएं, कुछ और बीट बॉक्सिंग करेंगे और फिर मैं पूछूंगी कि जो ना वो कितनी इसमें वेरिएशन कितनी थी ना, तो फिर आप हम मुझे बताओगे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आई डोंट नो मच अबाउट के कितने तरह के साउंड्स और आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। जैसे किक बेस होती है, ये हर म्यूज़िक के अंदर आप देखते हैं जी, और ये स्नेयर्स होते हैं ये। अब इसको जैसे लूप पैड होता है, ये देखें हमारे फिंगर टिप्स पे, ये एक हमने बेस को दे दिया ये इस तरह, और इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब इसको मैं किसी भी तरह प्ले कर सकता हूँ। इसलिए हमने इसको स्पीड अप कर दिया, और जब आप उसको अपनी वेरिएशंस डालते हैं अपने माइंड के साथ, ये इस तरह। तो ये डिफरेंट साउंड्स हैं, और सब बेस होती हैं जो आप बेस सुनते हैं म्यूजिक में बैकग्राउंड पे। ओह सो पावरफुल। और दूसरी डिफरेंट जो बेसेस हैं, लिप रोल जिसे कहते हैं, ये लोअर बेस है, और थ्रोट बेस भी होती है, डिफरेंट बेस है। और ये एक और लाइट बेस है जिसे कहते हैं, ये भी लोअर बेस में आती है। अगर हम इसको उसी किक बेस के साथ अगर हम प्ले करें तो ये इस तरह होगी। इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप साउंड सीख लें तो उसके बाद अपनी टेक्निक, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप इसको प्ले कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। स्टैमिना कितना रिक्वायर्ड है? कुछ भी नहीं है सच में। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो अपना ही सांस शहजाद मैं कहती हूँ मैं सांस कैसे लूँ। सच में कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको बताया ना, कुछ साउंड जैसे हैं जिसमें मैं इनहेल भी कर रहा हूँ, एक्सहेल भी कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने आपको साउंड सुनाया, इसमें मैं इनहेल कर रहा हूँ, ये इनहेल हो रहा है सांस, और ये जो स्नेयर है इसमें मैं बाहर एक्सहेल कर रहा हूँ। अब ये जो जिपर है इसमें मैंने इनहेल कर लिया। इस तरह। अच्छा, अभी जैसे हम देख रहे हैं बीट बॉक्सिंग के लिए, जैसे मैंने पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा नहीं देखा। हाँ, आप बता रहे हो कि कम्युनिटी है, लोग कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होती, चीज़ें नहीं होती। अभी वॉइस ओवर्स में या इस तरह का भी कुछ इस तरफ जाने का रुझान, क्योंकि अमूमन जो लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं वो उनको डाइवर्सिफाइड करियर्स भी वो अपना सकते हैं, तो है कुछ इरादा है, करते हो वॉइस ओवर्स वगैरह चीज़ें? जी जी बिल्कुल। हमारी जो कम्युनिटी है वो इसी वजह से काम करी, लाइक ताकि हम लोग रिप्रेजेंट हो पाकिस्तान में। ऑल्सो जो हम लोग इंटरनेशनल बैटल्स करते हैं डिस्कॉर्ड पे, वहाँ से ऑलरेडी हमें ऑफर्स आती हैं बाहर से। डिस्कॉर्ड क्या है? कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अच्छा, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी, वहाँ पे सारे इंटरनेशनल बीट बॉक्सर्स हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इवन पाकिस्तान को बुलाया भी जा रहा है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस जा नहीं पा रहे, रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे। व्हाट आर द रीजंस? देयर इज माय फ्रेंड जो चैंपियन है, जिसने इंटरनेशनल बैटल्स किए हैं, लाइक कनाडा से, यूएस से, एंड जीता है वो, ही इज चैंपियन। सो उसको बिल्कुल ऑफर आई थी, ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद, बट आई डोंट नो उसकी शायद फैमिली का था, क्या था सीन, इस वजह से वो जा नहीं सका। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 6 साल पहले की। अच्छा, हाँ, तो अब तो 6 साल में तो बहुत कुछ ऑब्वियसली चेंज आ गया होगा। बहुत चेंज हो गया। तो उस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ चैंपियनशिप्स होती हैं वहाँ पे? उस प्लेटफॉर्म पे ऐसा है, लाइक डिफरेंट बीट बॉक्सर्स होते हैं, यू हैव टाइम फॉर लाइक 2 मिनट्स या 3 मिनट्स, आप हर कोई अपना टैलेंट शोकेस करता है, देन वो फिर आपको बताते हैं कि आपका साउंड किस तरह है, लाइक यू आर किस तरह का स्टफ़ है और किस तरह आपको स्टफ़ करना चाहिए। सेम जैसे मैं जो साउंड्स मैंने आपको सुनाए, सेम वही साउंड्स फिर दूसरा बंदा सुनाता है, देन आप उसमें से फिर कैचअप करते हो कि वो कितना डिफरेंट कर रहा है और मैं कितना डिफरेंट कर रहा हूँ। ये चीज़ है। फिर वहीं से सीख के फिर वो डेट्स वगैरह देते हैं कि इस दिन हम लोग बैटल्स करेंगे, ये सब, फिर उस तरह चैंपियनशिप। मज़ा आता है बैटल्स करने में? सही आता है। नहीं लग नहीं रहा मुझे। वो थोड़ा एक प्रेशर होता है। हीटेड बैटल, पहले तो फ्रेंडली बैटल्स होते हैं,
सारे फ्रेंडली, लेकिन जब बैटल होता है तो एक हीटेड बैटल हो जाता है। बैटल हाई नाम उसका ना, हीटअप हो जाता है सारे नाम ऑब्वियसली, कंट्री रिप्रेजेंट हो जाती है। हाँ, तो कुछ बैटल में किया हो तो वो पीस जाए सुनाए बैटल में। जी बिल्कुल। या वैसे ही कुछ जो आपको अच्छा जी, ये जो मैंने आपको बेस सुनाई थी, ये डिफरेंट टेक्निक सुनाई, ये जस्ट लाइक शोकेस वाली हैं। जब हम बैटल्स करते हैं फिर वो अलग फ्री स्टाइल और डिफरेंट टेक्निक्स पे आते हैं, स्पीड पे, और वो जो आप कह रही हैं स्टैमिना, वो सब। तो उसमें हमें स्पीड करके और डिफरेंट वेरिएशंस करके वो बैटल के लिए उसमें पॉइंट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं हमारे, वो इन चीज़ों को देख के, टेक्निकलिटीज़ को देख के पॉइंट्स देते हैं। तो उसमें ये होता है इस तरह, लाइक ये स्पीड वेरी नाइस। तो शरियार सिर्फ बीट बॉक्सिंग ही कर रहे हो या कुछ और भी करते हो ज़िंदगी में? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, आई एम स्टडिंग फिल्म एंड टीवी। ज़बरदस्त। और बस इरादा है आगे अपनी फिल्म्स या शॉर्ट फिल्म्स करने का। सही। अभी जिस तरह से हमारे पास पहले तो हम ये भी था कि प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा नहीं है तो चलें कहीं पे कुछ नहीं कर सकते, बट अभी जैसे आपने शॉर्ट फिल्म्स का जिक्र किया या डिफरेंट सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ आप अपना टैलेंट शोकेस करें, शॉर्ट फॉर्मेट में करें, लॉन्ग फॉर्मेट में करें, बहुत सारे लोग उससे भी हाईलाइट हो जाते हैं। तो क्या इस्तेमाल करते हैं आप इंस्टाग्राम वगैरह, वहाँ पर रील्स वगैरह, या आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड वगैरह करते हैं? रिस्पॉन्स आता है या नहीं है, या बस उन्हीं हद तक महदूद हो? अभी इतना ज़्यादा मैंने सोशलाइज नहीं किया। अभी जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री और बाहर की मार्केट में किस तरह का काम है, कितना क्रिएटिव काम हो रहा है। अभी जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग और साथ साथ अपनी स्टडी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह व्हेन आई विल बी स्टेप इन द मार्केट, तब उन्हीं सिचुएशंस के साथ फिर चीज़ों को हैंडल करेंगे जो मार्केट में ट्रेंड इन होगा। व्हाट आर द प्लान्स? प्लान्स इंशाल्लाह इफ़ आई कुड गेट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में डेफिनेटली, नहीं तो इंशाल्लाह मास्टर्स फ्रॉम बाहर। सही। तो फिल्म एंड टीवी को अप्रोच करोगे? इट डिपेंड्स। म्यूजिक की तरफ जाने का है कुछ? इट डिपेंड्स। म्यूजिक सही है, बस आई एंजॉयड म्यूजिक, बट नहीं, म्यूजिक की तरफ नहीं, उधर नहीं है, बस ये जो कर रहे हो ये काफ़ी है। ये भी जस्ट रैंडम गेमिंग करता था मैं तो। वो प्रैक्टिस पहले तो फन के लिए करते थे, देन जब मैंने उसको थोड़ा सीरियस लिया, जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान में इस तरह बैटल्स होते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता था। फिर मैं 3 साल जब प्रैक्टिस करता रहा, हम लोग मिलते थे आपस में, साउंड डिफरेंट सीखते थे, फिर वो करते बैटल्स करते करते यहाँ तक ये हो। अच्छा, कितना टाइम देते हो पर्टिकुलरली बीट बॉक्सिंग को? इसमें टाइम वाली वो है ही नहीं बात। इट्स लाइक कि ये आपकी ना वो रूटीन बन गई है। लाइक कुछ कभी भी बैठे बैठे, लेकिन वो इरिटेट हो जाते हैं सारे। लेकिन जब मैं अपने रूम में या गेमिंग वगैरह करूँ तो तभी, बिकॉज उसमें माइक और वो आपके हेडफोन्स होते हैं, तब आपको प्रॉपर पता चलता है कि कौन सा साउंड किस तरह का साउंड दे रहा है। लोअर बीट, हाई पिच, लो पिच, ये सब पता चल जाता है आपको। तो हम इरिटेट नहीं हो रहे, हम तो बार बार सुनने जा रहे हैं, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो और हम मेरे व्यूवर्स को भी यकीनन आ रहा होगा, तो जस्ट डू समथिंग मोर। अब जैसे डिफरेंट बेस होती हैं, लाइक अब मैं आपको सिर्फ प्रॉपर बेस सुनाता हूँ। सही है। बेस अगर हम सिर्फ प्रॉपर बेस प्ले करें तो इस तरह है। नहीं, ये नहीं चल रहा। ये कवर। अच्छा, ये सुना। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शरियार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि जो है ना वो डिफरेंट टैलेंटेड लोग आते हैं, डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, तो पता चलता है कि यार पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है। और मज़े की बात यह है, अच्छी बात यह
कि जितने भी हमारी यंग जनरेशन है दे नो कि उनके प्लेटफॉर्म्स क्या है, उन्हें कहाँ प्रोजेक्ट करना है, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो शहरयार, विश यू वेरी गुड लक फॉर योर स्टडीज़ एंड एज वेल, और आपके टैलेंट के लिए भी कि आप आगे जाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो और मज़ीद एक्सेल करो। तो जाते जाते मैं कहूँगी कि फिर एक दफ़ा फरमाइश है जना कुछ सुनाना, एंड देन फिर हम इजाज़त चाहेंगे। जी बिल्कुल।